स्वागत है आपका एक नॉवल वर्ल्ड में, जहां कहानियां बनती हैं जिंदगी का हिस्सा और हर एक शब्द खोलता है एक नया सफर। तो चलिए डूब जाते हैं उपन्यासों की अद्भुत दुनिया में। आत्मा सोल विशैले नाग ने, जिसे अभी अभी जियान ने निगल लिया था, तुरंत अपनी असली ऊर्जा का उपयोग करके विरोध करने की योजना बनाई। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। इतनी सारी बैंगनी ज्वालाएं, इसके अतिरिक्त जियान का तापमान और विनाशकारी शक्ति इतनी भयानक थी कि प्रतिक्रिया करने से पहले ही वह बुरी तरह से जलकर गंभीर रूप से घायल हो गया था। दूर से देखने पर 7 धारियों वाला एक विशाल काला अजगर दैत्याकार बैंगनी प्रकाश में दर्द से तड़प रहा था, लेकिन कुछ ही सेकंड में उसका संघर्ष थम गया। 7 धारियों वाला काला अजगर गायब हो गया, केवल विशैले नाग का टूटा हुआ शरीर रह गया। बिखर जाओ, कार्तिक ने उसके शव के पास जाकर धीरे से कहा, जिसके बाद बैंगनी ज्वालाएं तुरंत लुप्त हो गईं। नीलमणि आत्मज्वाला तब तक गायब नहीं होती जब तक वस्तु पूरी तरह से जल न जाए, सिवाय इसके कि उसे असली ऊर्जा से शांत किया जाए। इस तरह वर्षों से भंजन नगर के बाहर डेरा डाले हुए कुख्यात विषनाग पर्वत चोर गिरोह का सरदार विषनाग मारा गया। नीलमणि आत्मज्वाला छठे स्तर के दानव पशु जियान सिंहराज की जन्म ज्वाला है, और यहां तक कि सामान्य पृथ्वी मूल मार्शल कलाकार भी इसका विरोध करने की हिम्मत नहीं करेंगे। उन योद्धाओं की तो बात ही क्या, जो पृथ्वी मूल क्षेत्र से नीचे हैं। विषनाग की मौत नीलमणि आत्मज्वाला के नीचे हुई, तो बस यही कहा जा सकता है कि वह कार्तिक जैसे विलक्षण व्यक्ति से मिलकर बहुत बदनसीब था। कौन सोच सकता था कि एक युवा व्यक्ति, एक सहज योद्धा, इतनी भयानक ज्वाला को नियंत्रित कर सकता है। इस समय आसपास के डाकुओं ने देखा कि विषनाग मारा जा चुका है, तो वे घबरा गए और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। सरदार सरदार मर गए, अन्य सहज योद्धा भी मारे गए, चलो भागो। डाकू दहशत में भाग गए। कहावत है कि पेड़ गिरा और मुर्गी बिखर गई, विषनाग मर गया और अन्य 5 सहज क्षेत्र के लोग भी घातक रूप से घायल थे। अभी भी नश्वर और अर्जित क्षेत्रों का एक बड़ा समूह बाकी था। बिना भागे और क्या किया जा सकता था। कार्तिक ने ठंडी सांस ली और दर्जनों ज्वाला तलवारें बाहर निकलीं। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, विस्फोटों की एक लहर उठी और 100 से अधिक डाकू एक ही पल में मारे गए। ये दैत्य शिकारी बहुत शक्तिशाली है, भागो। ज्वालाओं के विस्फोट में डाकू चिल्लाए और भाग निकले। उनकी नजर में कार्तिक अब एक राक्षस था। घने जंगल में मौजूद तीरंदाज पिछली अग्नि वर्षा में आधे से ज्यादा मारे जा चुके थे और घायल हो गए थे। हजारों डाकुओं में से अब केवल 200-300 ही भागने में सफल हो पाए थे। कार्तिक उनका पीछा करना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने अपनी मार्शल कौशल जारी करने की सोची, उसे एहसास हुआ कि उसके शरीर की असली ऊर्जा खत्म हो चुकी है, इसलिए उसे अपना विचार छोड़ना पड़ा। नीलमणि आत्मज्वाला शक्तिशाली तो है, लेकिन असली ऊर्जा की खपत भी उतनी ही भयानक है। कार्तिक ने चुपके से माथे पर बल डाला। यदि वह लड़ने के लिए साधारण ज्वालाओं पर निर्भर करता, तो उसकी असली ऊर्जा लंबे समय तक लड़ने के लिए पर्याप्त होती। यदि वह जियान को जारी करता है, तो ज्यादा से ज्यादा दर्जनों जियान उसकी असली ऊर्जा को खत्म कर देंगे। थोड़ी देर बाद कार्तिक के माथे की सिलवटें ढीली पड़ गईं। जियान जैसी इतनी शक्तिशाली विधि के लिए ज्यादा असली ऊर्जा खर्च करना उचित है, और जब तक वह अपनी खेती के स्तर में सुधार करता रहेगा, और जब उसके पास जियान को स्वतंत्र रूप से जारी करने के लिए पर्याप्त असली ऊर्जा होगी, तो उसकी युद्ध शक्ति निश्चित रूप से भयानक होगी। जल्द ही घबराए हुए डाकू शर्मिंदगी से भाग गए। दरअसल भले ही कार्तिक की असली ऊर्जा खत्म हो गई हो, वह अकेले शारीरिक बल से उनका पीछा कर सकता है। बस कुछ साधारण डाकुओं का समूह, अगर वे भविष्य में बुराई करना जारी रखते हैं, तो अन्य दैत्य शिकारियों से सामना होने पर उनका मरना निश्चित है, इसलिए कार्तिक उनका पीछा करने की जहमत नहीं उठाएगा। इस समय कार्तिक ने विषनाग के शव को टटोला और उसकी बाहों से एक धनकोष यूनिवर्स बैग निकाला। उसने इसे सरसरी तौर पर देखा और पाया कि उनमें से ज्यादातर चांदी के नोट और सोने की छड़ें थीं, और कुछ प्राकृतिक खजाने और कुछ अन्य वस्तुएं थीं। चांदी के बिलों और सोने की छड़ों का योग लगभग 2 लाख तांबे के सिक्के था। ये वास्तव में एक कुख्यात डाकू गिरोह था, और उनकी निवल संपत्ति वास्तव में समृद्ध थी। जहां तक प्राकृतिक खजानों की बात है, वे सभी 3 सामान्य औषधीय सामग्री थे जिनका मूल्य कम था। कार्तिक ने धीरे से कहा, धनकोष में वास्तव में एक तकनीक थी। शीघ्र पवन तलवार किंगफेंग जियांगैंग, एक मध्यम गहन तकनीक। कार्तिक को थोड़ा आश्चर्य हुआ। यह एक मार्शल कला नहीं, बल्कि एक तकनीक थी जो उत्कृष्ट तलवारबाजी के एक सेट को रिकॉर्ड करती थी। ये तलवार तकनीक अपनी गति के लिए जानी जाती थी। एक बार प्रशिक्षित होने पर योद्धा की तलवार तेज हवा की तरह तेज होती थी, जिससे दुश्मन के लिए बचना मुश्किल हो जाता था। शरीर हवा की तरह सुरुचिपूर्ण और फुर्तीला होता था, जिससे दुश्मन अदृश्य हो जाता था। साथ ही ये शीघ्र पवन तलवार ऊर्जा को भी संघनित कर सकती थी। शीघ्र पवन तलवार ऊर्जा, तेज और बेजोड़। विषनाग ने पहले उसे घायल करने के लिए इस तलवारबाजी के सेट का इस्तेमाल किया था, और अजीब तलवार ऊर्जा जिसने उसके कंधे को चोट पहुंचाई थी, वह शीघ्र पवन तलवार ऊर्जा थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि विषनाग के पास एक मध्यम स्तर की गहन तकनीक होगी।
कोई आश्चर्य नहीं कि उसकी ताकत इतनी मजबूत है कि भंजन नगर का दैत्य शिकारी उसका विरोधी नहीं है। बस ये तलवार तकनीक मेरी वर्तमान ताकत सुधार के लिए ज्यादा मददगार नहीं है, इसलिए मैं इसे यूं ही अभ्यास करूंगा। कार्तिक ने अपने होंठ सिकुड़े और लापरवाही से तकनीक को अपने धनकोष में रख लिया। गति के मामले में उसके पास 5 शारीरिक और मानसिक तत्वों में चीता का आकार है, बचाव के मामले में उसके पास नाग का आकार है। इस तलवारबाजी के सेट की सुंदरता और फुर्ती की जरूरत नहीं है। हमले के मामले में खंडन पर्वत प्रहार और जियान दोनों शीघ्र पवन तलवार ऊर्जा की तलवार आभा से मजबूत हैं, और वे तो और भी अनावश्यक हैं। इस पर विचार करने के बाद कार्तिक ने विषनाग और अन्य डाकुओं की मार्शल आत्माओं को अवशोषित कर लिया और डाकू के अड्डे के चारों ओर घूम लिया। कुछ और न मिलने पर वह चला गया। कार्तिक ने गगनभेदी तलवार संप्रदाय की दिशा में तेजी से यात्रा की, यहां तक कि बड़े शहरों से गुजरते हुए भी ज्यादा देर तक नहीं रुका। बीच में एक बड़े डाकू गिरोह से सामना हुआ, जिसे वह खत्म करने में सक्षम था, लेकिन उसने डाकुओं को खत्म करने के कई कार्य किए। यदि किसी दानव से सामना होता तो वह अंतरतम मूल और दानव के रक्त को मारता। समय तेजी से गुजरता गया और पलक झपकते ही 1 महीना बीत गया। कार्तिक के दिन हमेशा की तरह ऐसी ही उबाऊ यात्रा में गुजरे। कुल मिलाकर वह लगभग 20 बड़े शहरों को पार कर चुका है और गगनभेदी तलवार संप्रदाय के करीब पहुंच रहा है। आज वह थोड़ा रुका और निकटतम बड़े शहर में प्रवेश किया। यहाँ एक दैत्य शिकार हॉल है, जहां वह कार्य सौंपने के लिए तैयार है। उत्तर पर्वत काउंटी में 10 दैत्य शिकार हॉल हैं, हर 10 शहरों में एक। दैत्य शिकारी किसी भी हॉल में जाकर कार्य सौंप सकता है और प्राप्त कर सकता है। हालांकि दैत्य शिकार महल हर जगह फैला हुआ है, यह एक पूर्ण प्रणाली वाली शक्ति है। दैत्य शिकार महल में प्रवेश करते ही तुरंत जोरदार शोर हुआ। अन्य दैत्य शिकार हॉलों की तरह हॉल में कई दैत्य शिकार स्वामी काम कर रहे थे और यहाँ कई योद्धा भी कार्य पोस्ट कर रहे थे। कार्तिक कार्य के पास आया और टोकन सौंप दिया। कार्यालय के कर्मचारियों ने टोकन पर नजर डाली और अपने आप में बड़बड़ाया, ओह, क्या ये भंजन नगर उपमंदिर को तोड़ने का कार्य है। बोलने के बाद उसने कार्य पुस्तिका और कुछ सामग्री निकाली और उनकी सावधानीपूर्वक तुलना की। थोड़ी देर बाद उसने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, जानकारी से पता चलता है कि इन डाकू गिरोहों के नेता सभी मर चुके हैं और उनके आदमी भी मारे गए हैं और घायल हुए हैं। उन्हें कार्य पूरा करने वाला माना जा सकता है। उसके बाद उसने इसे फिर से गिना और कहा, 15 चौथे स्तर के कार्य पूरे हुए, प्रत्येक के 30 अंक, कुल 450 अंक। कार्य अंक आपके लिए दर्ज किए गए हैं और यह आपका इनाम है। कार्तिक ने टोकन और इनाम वापस ले लिया। श्रीमान ईशान, क्या कुछ और है? दैत्य शिकारी ने पूछा। कार्तिक ने सिर हिलाया और कई कार्य लेने के बाद चला गया। जाने से पहले उसने स्पष्ट रूप से देखा कि हॉल में अन्य दैत्य शिकारी फुसफुसा रहे थे और उनकी आंखें समय समय पर उस पर हल्के से देख रही थीं। कार्तिक ने माथे पर बल डाला, उन्हें ठंडी नजर से देखा और फिर तेजी से चला गया। आसपास शोर मचाने वाला दैत्य शिकारी तुरंत शांत हो गया। हिस भयानक हत्यारी आभा, उसने एक नजर डाली और मेरा पूरा शरीर कांप गया। एक मध्यम आयु वर्ग के दैत्य शिकारी ने एक सांस ली और आश्चर्य से कार्तिक की पीठ को देखा। इस आदमी को क्या हुआ है? हालांकि वह उसका रूप नहीं देख सकता, वह बस एक किशोर लगता है। उसके शरीर से खून की गंध क्यों आ रही है? कुछ परिचित दैत्य शिकारियों ने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि वह अभी कौन था? मध्यम आयु वर्ग के दैत्य शिकारी ने संदेह के साथ सिर हिलाया। उसके बगल में दैत्य शिकारी ने कहा, क्या तुमने नहीं सुना? हाल ही में कहीं से एक पागल निकला है जो विशेष रूप से डाकुओं और बदमाशों को चुनता है। सिर्फ 1 महीने में 15 बड़े डाकू समूहों को उसके द्वारा मिटा दिया गया है। मध्यम आयु वर्ग के दैत्य शिकारी ने विस्मय से कहा, मैं हाल ही में एक कार्य पर नहीं गया हूं, इसलिए मैं खुशी खुशी चला गया। बस इतना है कि सिर्फ 1 महीने में मैं 15 बड़े डाकू समूहों को मिटा दूंगा। असंभव है ना? क्या असंभव है? उसके बगल में दैत्य शिकारी ने चौड़ी आंखों से कहा, क्या तुम हमारे शहर से 200 मील दूर नीली प्रेत पर्वत चोर गिरोह को जानते हो? मध्यम आयु वर्ग के दैत्य शिकारी ने कहा, जरूर मैं जानता हूं कि नीला प्रेत एक सहज नवम स्तरीय योद्धा है और उसके अधीन 3 सहज अष्टम स्तरीय हैं, जो शहर के बाहर डेरा डाले हुए हैं और कोई भी उन्हें भड़काने की हिम्मत नहीं करता है। उसके बगल में दैत्य शिकारी ने कहा, ठीक कल उन्हें रेजिमेंट द्वारा मिटा दिया गया था और नेता नीला प्रेत सहित उनमें से कोई भी बच नहीं सका, सिर्फ इसलिए कि नकाबपोश किशोर ने ऐसा किया। हिस मध्यम आयु वर्ग के दैत्य शिकारी ने फिर से एक सांस ली। दैत्य शिकारी आमतौर पर कार्यों में व्यस्त रहते हैं और वे दैत्य शिकार हॉल में शायद ही कभी चैट करते हैं। लेकिन इस चैट में, चाहे वे परिचित हो या न हो, सभी मजे में शामिल होने के लिए आए। इसके अलावा मैंने नकाबपोश लड़के को कुछ दिन पहले दानव जानवरों का सिर काटते हुए देखा था। टस्क, चाहे वह एक एकल स्तर 3 दानव हो या दानवों का एक समूह, जैसे ही आप उससे मिलते हैं आपको मार दिया जाएगा।
प्रकाश बहुत शक्तिशाली। बस अफवाहें सुनी। यहाँ के आसपास के दर्जनों शहरों में उसका सामना दैत्य शिकार दानव से हुआ, डाकू से सामना हुआ, डाकू को मारा और हर तरह से झाड़ू लगाए। कुछ लोगों को तो ये भी लगता है कि वह एक गुफा गहन क्षेत्र योद्धा हो सकता है। एक प्रतिभाशाली योद्धा जो युवा है, लेकिन उसके पास ऐसी ताकत है और मुझे नहीं पता कि वह कहाँ से आया है। शायद वह एक प्रतिभाशाली बच्चा है जो बाहर आया है और कुछ सुपर परिवारों में अभ्यास किया है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। आसपास के कई दैत्य शिकारी हैरान और प्रशंसित थे। मध्यम आयु वर्ग के दैत्य शिकारी ने दूसरों के अंतहीन शब्दों को सुना और बीच में टोकते हुए कहा, क्या तुम नकाबपोश लड़के का नाम जानते हो? ईशान। दैत्य शिकारी एक स्वर में बोले। डॉट डॉट डॉट। दैत्य शिकार महल के बाहर कार्तिक स्पष्ट रूप से दैत्य शिकारियों की बातचीत सुन सकता था और असहाय रूप से सिर हिलाया। वह ज्यादा देर तक नहीं रुका, शहर के बाहर गया और अपनी यात्रा जारी रखी। आत्मा सोल। कार्तिक ने सड़क पर जल्दी की, सिवाय उन डाकुओं और बदमाशों से सामना होने के जिन्हें कार्य पूरा करने की जरूरत थी, बिना किसी ठहराव के। आखिरकार गगनभेदी तलवार संप्रदाय में जाना ही उसका मुख्य काम था। समय तेजी से गुजरता गया और 2 महीने चुपचाप बीत गए। श्वेत युद्ध नगर के बाहर जंगल में कहीं एक युवक हल्के से ध्यान से उठा। युवक ने एक नकाब पहना हुआ था और उसका चेहरा नहीं देख सकता था, लेकिन उसकी आंखें चतुर थीं और उसकी भौहें साफ और सुंदर थीं। वह एक सुंदर लड़का बनना चाहता था। हालांकि युवक के शरीर पर तेज आभा सब दिखाती है कि वह एक शक्तिशाली योद्धा है। वह लड़का कार्तिक है। इस समय के दौरान सड़क पर और आराम करते हुए वह ध्यान करने की आदत डालता था या मार्शल कला का अभ्यास करता था, और जब वह ऊब जाता था तो वह शीघ्र पवन तलवार ऊर्जा पर भी एक नजर डालता था। 2 महीनों में उसने अनगिनत लड़ाइयों का अनुभव किया है, लोगों और राक्षसों के खिलाफ लड़ा है, जो एक अनुभव के बराबर है। इस तरह की उच्च तीव्रता वाली लड़ाई ने भी उसकी खेती के आधार को बढ़ाया, पहले सहज से तीसरे सहज तक। सिर्फ 2 महीनों में उसने सहज क्षेत्र में 2 बार छलांग लगाई और अपना अधिकांश समय सड़क पर बिताया। खेती की ऐसी भयानक गति वास्तव में अद्भुत है। आपको पता होना चाहिए कि औसत सहज मार्शल कलाकार को एक भारी सफलता तोड़ने में बहुत लंबा समय लगता है। जैसे पहले कार्तिक परिवार के बड़े, उन्हें पहले स्तर को तोड़ने में कम से कम कुछ साल लगेंगे। अब कार्तिक आरूढ़ अजगर का उपयोग करने के बाद 9 सहज युद्ध शक्ति रखता है। इसके अलावा उसके मार्शल कौशल भी बड़े हैं और वह 100 अग्नि तलवारों के साथ आग खा सकता है। अब वह ज्वाला दस्ताने की मदद के बिना एक ही समय में 30 तलवारें बाहर भेज सकता है। कार्तिक ने अपना अभ्यास पूरा किया, एक घुटन भरी सांस बाहर निकाली और अपने आप में बड़बड़ाया, गगनभेदी तलवार संप्रदाय के पहाड़ खोलने और शिष्यों को स्वीकार करने के दिन से अभी भी आधा महीना बाकी है। मैं दैत्य शिकारी महल में जाकर कार्य सौंपता हूं और अब कार्य स्वीकार नहीं करता हूं। अब सीधे गगनभेदी तलवार संप्रदाय में जाता हूं। उसके बाद कार्तिक खड़ा हो गया और श्वेत युद्ध नगर गया। श्वेत युद्ध नगर इस क्षेत्र के दर्जनों शहरों में सबसे मजबूत शहर है और यहाँ एक दैत्य शिकार महल भी स्थित है। दैत्य शिकार महल में प्रवेश करते हुए कार्तिक टोकन दिखाने के लिए कार्य के पास गया। कर्मचारियों ने टोकन पर नजर डाली, कार्य पुस्तिका की जांच की, कुछ रिकॉर्ड बनाए और फिर टोकन को फिर से कार्तिक को वापस कर दिया। जानकारी से पता चलता है कि इन डाकू गिरोहों को मिटा दिया गया है और कार्य पूरा हो गया है। प्रत्येक कार्य में 30 अंक, 33 लोग और कुल 990 अंक हैं। कार्य अंक दर्ज किए गए हैं और यह आपका इनाम है। दैत्य शिकार महल के लोगों के अपने नियम हैं और वे कहते और करते हैं लगभग वही। कार्तिक ने इनाम लिया और जाने ही वाला था, लेकिन इस समय कार्यालय के कर्मचारी ने विनम्रता से पूछा, श्रीमान ईशान, क्या कुछ और है? कार्तिक का चेहरा गहरा हो गया, उसने कर्मचारी को घूर कर देखा और गुप्त रूप से कहा, इतना विनम्र कुछ भी क्यों कर रहे हो? अगर तुम नहीं बोलोगे तो मर जाओगे। उसने अनुमान लगाया था कि क्या होगा। निश्चित रूप से, चाहे वह दैत्य शिकारी हो जिसने कार्य सौंपा था या जो कार्य लेने वाला था, सभी की आंखें उस पर थीं। ईशान, वह प्रतिभाशाली दैत्य शिकारी जो हाल ही में अचानक प्रसिद्ध हो गया। उसने एक काला लबादा पहना हुआ है और उसके चेहरे पर एक नकाब है। वह एक युवक जैसा दिखता है। ये वास्तव में ईशान है। कार्तिक की पागल गति से उसने लगभग 2 दिनों में एक बड़े डाकू समूह को साफ और दबा दिया, जो प्रसिद्ध नहीं है। हालांकि उसकी प्रसिद्धि दैत्य शिकारियों के बीच ही सीमित है। इसलिए श्वेत युद्ध नगर में प्रवेश करने से लेकर दैत्य शिकार महल में प्रवेश करने तक किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। आखिरकार नकाब पहनकर चलने वाले कई योद्धा हैं। कोई भी उसे ज्यादा नहीं देखेगा। भले ही वह दैत्य शिकार महल में प्रवेश करता हो, आसपास के दैत्य शिकारी उस पर ध्यान नहीं देंगे। इस पोशाक और उपस्थिति में उतने ही दैत्य शिकारी हैं। कोई भी दैत्य शिकारी उसे ज्यादा नहीं देखेगा। हालांकि दैत्य शिकार हॉल के कर्मचारियों ने श्रीमान ईशान कहा, जिसने दैत्य शिकारियों का ध्यान आकर्षित किया। दैत्य शिकारियों ने कार्तिक को कुछ और बार देखा और ईशान को पहचान लिया। कार्तिक ने असहाय रूप से सिर हिलाया, तेजी से दैत्य शिकार महल छोड़ दिया और अगले शहर गया।
ये जगह गगनभेदी तलवार संप्रदाय के बहुत करीब है। अगर उसे कार्य पूरा करने के लिए जानबूझकर समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, तो वह पूरी गति से ड्राइव कर सकता है, और वह 4 या 5 दिनों में वहां पहुंच जाएगा। इस समय उसे कोई जल्दी नहीं थी। श्वेत युद्ध नगर के आसपास के अन्य शहरों से गुजरते हुए वह धीरे धीरे विदेशी रीति रिवाजों की सराहना भी कर सकता था। ये जगह बैंगनी बादल नगर से 40 से ज्यादा शहरों की दूरी पर थी, बहुत दूर। भंजन नगर और श्वेत युद्ध नगर जैसे बड़े शहरों की तुलना में दैत्य शिकार महल के साथ आसपास के शहरों में दैत्य शिकारियों की संख्या बहुत कम है। अधिकांश दैत्य शिकारी महल वाले शहर में सक्रिय होंगे, जो कार्यों को प्राप्त करने और भेजने के लिए सुविधाजनक है। अन्य शहरों में केवल कुछ दैत्य शिकारी हैं। कार्तिक ने बेतरतीब ढंग से एक चायखाना ढूंढा और बैठ गया। आराम करने और जल्दी करने का इरादा था। अचानक पास की एक मेज पर 2 मेहमानों की बातचीत ने उसका ध्यान आकर्षित किया। दोनों पुरुषों की वेशभूषा को देखते हुए ऐसा लगता था कि वे दैत्य शिकारी थे या बाहर घूमने वाले योद्धा थे। अरे, क्या तुमने सुना है कि हमारे दैत्य शिकार में हमारे पास एक महान दैत्य शिकारी है? वे बूढ़े नहीं हैं, लेकिन वे शक्तिशाली हैं, और यहाँ तक कि कई पुराने दैत्य शिकारी भी उससे कम हैं। मुझे पता है, वही ईशान। मैंने सुना है कि वह केवल एक युवक था और अग्नि नियंत्रण का एक स्वामी, जिसने उन बड़े डाकू गिरोहों को जलाकर राख कर दिया। यह अफसोस की बात है, ये प्रतिभाशाली योद्धा जो अचानक उभरा, शायद वह बड़ी परेशानी में होगा। ओह, क्या तुम नहीं जानते? उसने हर तरह से झाड़ू लगाए और दर्जनों बड़े डाकू समूहों को नष्ट कर दिया। अब अन्य शहरों के सभी डाकू अपनी हड्डियों से उससे नफरत करते हैं, और वे उसे विफल करने का इंतजार नहीं कर सकते हैं। इसलिए उसने विशेष रूप से छाया बुर्ज के लिए एक उच्च मूल्य का भुगतान किया है। हत्यारे उसे मारने की कसम खाते हैं। छाया बुर्ज, धिक्कार है। उन डाकू गिरोहों ने कुछ भी गलत नहीं किया है, और वे दोषी से ज्यादा हैं। अब जब तुमने छाया बुर्ज को स्थानांतरित कर दिया है, तो ईशान डरता है कि वह गंभीर परेशानी में होगा। बातचीत करते हुए दोनों ने एक साथ आह भरी। अचानक जब उन्होंने दूसरी तरफ कार्तिक को देखा, तो वे चुप हो गए। अरे देखो, वह एक प्रतिभाशाली दैत्य शिकारी ईशान नहीं होगा। दोनों ने कार्तिक पर नजर डाली। अगले सेकंड में दूसरे व्यक्ति ने अपना हाथ हिलाया और मुस्कुराया। क्या मजाक है? तुम्हें लगता है कि ईशान एक नकाब पहने हुए है? अफवाहों के अनुसार वह प्रतिभागी अब एक डाकू अड्डे में हत्या कर रहा होगा। वह यहाँ कैसे आ सकता है? दोनों ने बातचीत जारी रखी। डॉट 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 छाया बुर्ज, कार्तिक ने चुपके से माथे पर बल डाला। उसने छाया बुर्ज के बारे में सुना था, जो उत्तर पर्वत काउंटी में सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध हत्यारा संगठन था। यह उत्तर पर्वत काउंटी की महान शक्तियों में से एक भी है। उत्तर पर्वत मुरुंग के परिवार से मजबूत, और यहाँ तक कि मजबूत भी। बुर्ज के हत्यारे बिना किसी निशान के आते जाते हैं। कोई नहीं जानता कि उनका मुख्यालय कहाँ है, और कोई भी उनके हत्यारे को नहीं ढूंढ सकता है। बस इतना पता है कि जब किसी को उन्हें बुलाने की जरूरत होती है, तो वे स्वचालित रूप से दिखाई देंगे। पूरे उत्तर पर्वत काउंटी में मुझे डर है कि केवल गगनभेदी तलवार संप्रदाय ही उन्हें कुचल सकता है। रात में कई सपने न हो, मैं बेहतर हूं कि पहले गगनभेदी तलवार संप्रदाय में दौड़ूं, कार्तिक ने सोचा, उठा और फिर से दौड़ पड़ा। आत्मा सोल शहर के बाहर कार्तिक ने हर तरह से सरपट दौड़ा, लेकिन कुछ मील चलने से पहले ही वह अचानक रुक गया। उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि कई सांसों ने उसे बंद कर दिया है। हे, कार्तिक हल्के से मुस्कुराया। तुम शहर के द्वार से बाहर निकलने के बाद भी पीछा करते रहोगे, इसका क्या मतलब है? कार्तिक के आसपास कोई नहीं था, और वह हवा से बकवास कर रहा था। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें व्यक्तिगत रूप से बाहर आने के लिए आमंत्रित करूं? कार्तिक ने ठंडी सांस ली और उसके पीछे 2 धधकती तलवारें दागीं। सहसा 2 आकृतियां तुरंत दिखाई दीं। लड़के, उसके पास कुछ क्षमताएं हैं। वह प्रतिभाशाली दैत्य शिकारी ईशान होने के योग्य है। वह बहुत सतर्क है। जो 2 दिखाई दिए, एक काला और दूसरा सफेद, सभी ने एक नकाब पहना हुआ था, जिसमें नकाब पर एक छोटा छाया था। हे, कार्तिक अभी भी बस मुस्कुराया और फिर से हवा से कहा, अन्य 2, क्या तुम भी तुम्हें बाहर आने के लिए आमंत्रित करने जा रहे हो? फटाफट 2 आकृतियां फिर से दिखाई दी। लड़के, यहां तक कि हम भी तुम्हारे द्वारा खोजे गए थे। यह अद्भुत है। दोनों पुरुषों ने भी नकाब पहने हुए थे। वे अपना रूप नहीं देख सकते थे, लेकिन एक सशस्त्र था और दूसरा लंगड़ा था। कार्तिक का चेहरा ठंडा हो गया। दुनिया अपूर्ण है, काला और सफेद अस्थायी हैं, और छाया बुर्ज के 4 प्रमुख स्वर्ण पदक हत्यारे भेजे गए हैं, और मैं वास्तव में इसे नजरअंदाज कर सकता हूं। ओह बच्चे, क्या तुम हमें जानते हो? हालांकि चूंकि हम दिखाई दिए हैं, तुम्हें हमारे उद्देश्य को भी पता होना चाहिए। डाकुओं के नेता तुम्हारे सिर के लिए एक उच्च मूल्य का भुगतान करते हैं। काला और सफेद अस्थायी ने एक ही समय में ठंडी आवाज में कहा। स्वर्ग अधूरा एक खंजर फेंकता है और एक अंधेरे स्वर में कहता है, तुम खुद करते हो या हम आते हैं? एक जोरदार आवाज के साथ खंजर जमीन पर गिर गया, कुरकुरा और ठंडा।
तुम्हें याद दिलाता हूँ, काला और सफेद अस्थाई ने ठंडी आवाज में कहा, अगर तुम उन दो लोगों को कार्रवाई करने देते हो तो तुम बुरी तरह से मर जाओगे। हम पर विश्वास करो, हालांकि तुम एक प्रतिभागी हो, तुम इतनी कम उम्र में उस तरह की यातना को सहन नहीं करना चाहते हो। हे, कार्तिक अभी भी बस मुस्कुराया बिना हिले। काला और सफेद में कोई सामान्य लक्षण नहीं है, और ठंडी आवाज में कहा, ऐसा लगता है कि तुम खुद को एक अच्छा समय देने का इरादा नहीं रखते हो। निराश, यिन मुस्कुराया और अपने आप में कहा, उसकी बाहें मेरी हैं, उसके दो पैर, मेरे साथ खेलो। काला और सफेद अस्थाई ने ठंडी हंसी ली, चलो उसका सिर पीछे छोड़ दें और कार्य सौंप दें। इस समय कार्तिक ने आखिरकार बात की, ऐसा लगता है कि चारों बहुत आत्मविश्वास में हैं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास अभी भी भागने का मौका है? काला और सफेद अस्थाई ने ठंडी हंसी ली। कार्तिक मुस्कुराया और कहा, बस अभी शहर में चाय खाना में जानबूझकर मेरे बगल में बात की है ना? तुम दो, क्या तुमने बहुत पहले ही पता लगा लिया था? काला और सफेद अस्थाई अचानक हैरान हो गए, फिर तुम अभी भी शहर से बाहर हो? हाँ, बस चाय खाना में चैट करना। काला और सफेद अस्थाई था कार्तिक को शहर से बाहर निकालने के लिए। कार्तिक ने भी उन्हें बहुत पहले ही देख लिया था। क्योंकि मेरे हाथ खुजली कर रहे हैं। कार्तिक ने सीधे चार हत्यारों को देखा और सपाट रूप से कहा, उसके हाथों में एक ज्वाला संघनित हुई। आत्मा सोल। कार्तिक के हाथ पर अचानक एक दस्ताना दिखाई दिया जो ज्वालाओं से घिरा हुआ था और उसकी शक्ति अद्भुत थी। आत्मा शस्त्र। काला और सफेद अस्थाई चार लोगों की कमी से चौंक गए। कार्तिक का भाव ठंडा और गंभीर हो गया। चारों अर्धचरण गुफा बेसल्ट हैं और ईशान स्वाभाविक रूप से इसे गंभीरता से लेना चाहता है। कार्तिक ने एक बार अर्धचरण डोंगा जुबान सांस की ताकत महसूस की थी और स्वाभाविक रूप से इन चार लोगों की खेती के स्तर को देखा। ये वास्तव में एक आत्मा शस्त्र है। रक्त प्यास आंखें लालच दिखाती थीं। मुझे बस इतना कहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक युवक कितना प्रतिभाशाली है, उसके पास बड़े डाकू गिरोहों को साफ करने की उस तरह की ताकत नहीं हो सकती है। यह आत्मा शस्त्र पर निर्भर करता था। छोटा एक सहज क्षेत्र है, तुम एक आत्मा शस्त्र रखने के लायक नहीं हो, तो मुझे इंतजार करने दो। काला और सफेद अस्थाई ने ठंडी हंसी ली। अगर तुम्हारे पास क्षमता है तो बस आओ और इसे ले लो। कार्तिक को डर नहीं है। हम बच्चे, कठोर सिर होने की हिम्मत करो, मुझे नहीं पता कि बाद में कैसे मरना है। काला और सफेद अस्थाई ने ठंडी सांस ली। जैसे ही शब्द गिरे, कार्तिक के पैरों के नीचे अचानक एक अजीब सांस दिखाई दी। भूत। कार्तिक ने माथे पर बल डाला, तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और अचानक ऊपर कूद गया। उसके पैरों के नीचे लताओं का एक बड़ा झुंड अजीब तरह से दिखाई दिया और उसके पैरों की ओर बंध गया। लताएं काली थी जिनमें तेज कांटे थे, ठीक भूत लताओं की तरह। उसी समय एक उदासीन ठंडी तीर हवा से टूट गई। कार्तिक बस कूदा और भूत लता को चकमा दिया। व्यक्ति हवा के बीच में था और बचने का समय नहीं था, इसलिए वह केवल जल्दी से आग की तलवार को संघनित कर सकता था। आग की तलवार ठंडी तीर से टकरा गई। एक धमाकेदार आवाज के साथ चिंगारियां हर दिशा में गोली मार दी गईं। आग की तलवार दूर हो गई और ठंडी तीर भी अपनी अधिकांश शक्ति को समाप्त कर दिया गया और जबरन चूक गया। हिस, छूटी हुई ठंडी तीर उसके कंधे पर दौड़ी, एक खून का धब्बा पहुंच दिया। घाव गंभीर नहीं था, लेकिन ठंडी तीर में स्पष्ट शक्ति लगती थी, जिसने उसके दिमाग को एक पल के लिए अशांति बना दिया और एक पल के लिए थोड़ा खो गया। ओह, ये डगमगाती आत्मा तीर है, कार्तिक ने गुप्त रूप से कहा कि प्रतिक्रिया करने के बाद यह अच्छा नहीं था। निश्चित रूप से, जिस क्षण उसने अपनी इंद्रियों को खो दिया, एक मजबूत लोहे की जंजीर हवा से बाहर दिखाई दी और उसे बांध दिया। बर्फ की जंजीरें। कार्तिक थोड़ा हैरान था और जंजीरों को खोलने की कोशिश की। हालांकि लोहे की जंजीर बेहद मजबूत है और इसमें एक ठंडी शक्ति है जिससे वह जमा हो जाता है। उसकी ताकत बहुत कम हो जाती है और वह किसी भी तरह से टूट नहीं सकता है। लड़के, मर जाओ। अधूरापन ने ठंडी हंसी ली और एक पैर पर कूद गया। दूसरे लंगड़े पैर पर एक तेज घुमावदार दरांती उसके दूसरे लंगड़े पैर पर संघनित हुई और सीधे कार्तिक की ओर चली गई। घुमावदार दरांती पर काली हवा झिलमिलाहट हुई और यह बेहद ठंडा था, स्पष्ट रूप से कुछ असाधारण। काली हवा और रक्त दरांती। कार्तिक की पुतलियां सिकुड़ गईं हमले की गति को देखकर और चुपके से माथे पर बल डाला। लड़के, तुम बर्फ और लोहे की जंजीर से बंधे हुए हो। तुम हिल या बच नहीं सकते हो। मैं देखता हूं कि तुम मेरे इस झटके को कैसे लेते हो। मैं तुम्हारा सिर स्वीकार करूंगा। अधूरापन ने ठंडी हंसी ली और उसके पैरों पर काली हवा और रक्त दरांती सीधे कार्तिक के सिर पर मारा। कार्तिक को डर नहीं था। ठंडी नजर से हमला किए गए भूमि अधूरापन को देखकर चुपके से कहा, बस यही है। आज वह लगभग 3 महीनों से बाहर अभ्यास कर रहा है और उसका ज्ञान बहुत मजबूत हो गया है। एक नज़र में वह अक्षम और अस्थायी मार्शल आत्मा को पहचानता है और उनके तरीकों को भी देखता है। काला अस्थायी अर्धचरण गुफा गहन खेती का आधार। पीला शिखर मार्शल आत्मा। भूतलताएं चुपचाप जमीन पर कहीं भी दिखाई दे सकती हैं और अजीब तरह से लोगों को बांध सकती हैं।
एक बार बंधे होने पर भूतलता पर कांटे स्वचालित रूप से हमला करेंगे, मानव शरीर में अनगिनत खून के छेद छेदेंगे, जिससे लोग बुरी तरह से खून बहाते हुए मर जाएंगे। सफेद अस्थाई अर्धचरण गुफा गहन खेती का आधार, पीला शिखर मार्शल आत्मा, डगमगाती आत्मा तीर, तीर बिना किसी रिक्तियों के एक पल में आएगा। तीर का एक विशेष प्रभाव होता है और यह मार्शल कलाकार की आत्मा आभा के अनुसार स्वचालित रूप से पीछा कर सकता है, और यह मार्शल कलाकार की आत्मा को हिला सकता है और योद्धा को अस्थायी रूप से अनुपस्थित कर सकता है। स्वर्ग अवशेष, पीला शिखर मार्शल आत्मा, ठंडी लोहे की जंजीर। बर्फ की जंजीरें असामान्य रूप से मजबूत हैं और मार्शल कलाकार जंजीरों पर ठंडी सांस से जम जाएगा और उनकी ताकत बहुत कम हो जाएगी। भूमि अधूरापन, पीला शिखर मार्शल आत्मा, काली हवा और रक्त दरांती। एक बार काली हवा रक्त दरांती से मारा गया, भले ही वह केवल एक छोटा घाव खरोंचता हो, ये लगातार खून बहेगा जो बेहद परेशान करने वाला है। अधूरापन और अस्थाई, काला और सफेद अपने आप में दो संयोजन हैं। स्वर्ग अधूरा है और लोग फंसे हुए हैं और पृथ्वी मारने के लिए कम है, काला अस्थाई लोगों को फंसाता है और सफेद अस्थाई मारता है। एक नींद एक मार, सरल और मौन समझ। इस तरह बंधे हुए, बचने में असमर्थ, एक बार काली हवा रक्त दरांती से मारा गया, वह निश्चित रूप से मर जाएगा। इस समय कार्तिक के दिमाग में विचार चमके और उसके हाथ में ज्वाला दस्ताने में ज्वालाएं बढ़ गईं। उग्र ज्वाला ने बर्फीली सांस को रद्द कर दिया और उसके शरीर को सामान्य कर दिया। फिर शरीर में असली ऊर्जा बाहर निकल गई, शरीर की ताकत के साथ, एक अचानक खींच के साथ आसानी से बर्फ की जंजीर को तोड़ दिया। इस समय लंगड़ा पैर पहले ही खींचा जा चुका था। कार्तिक ने बहुत तेजी से प्रतिक्रिया व्यक्त की, उसका सिर नीचे हो गया और उसका शरीर तिरछा हो गया, जो काली हवा और रक्त दरांती से बच सकता था। फिर वह कूदा और तेजी से पीछे हट गया। इसने बर्फ की जंजीरों को तोड़ दिया और मेरे हमले से बच गया। अधूरापन थोड़ा हैरान था। बर्फ की जंजीर की मजबूती के साथ साधारण सहज नवम स्तरीय बिल्कुल नहीं खुल सकता है। लेकिन कार्तिक शूरा की युद्ध शरीर का पहला स्तर था जो पूर्ण था। उसका शरीर सहज नवम स्तरीय दानव जानवर के शरीर जितना मजबूत था। असली ऊर्जा के साथ वह स्वाभाविक रूप से मुक्त हो गया। काला और सफेद अस्थाई ने तिरस्कार से हंसा, लड़के, क्या ये पागल नहीं है? ये लड़ाई की बस शुरुआत है, पहले से ही शर्मिंदा, तुम्हारे जीतने का क्या मौका है? वास्तव में दो संयोजन शायद ही कभी एक साथ कार्रवाई करते हैं और आमतौर पर कार्यों को अलग करते हैं। लेकिन इस बार वे एक साथ आए और कार्तिक एक नुकसान में पड़ गया और लगभग मर गया। स्वर्ग और पृथ्वी अधूरा है, काला और सफेद अस्थाई हैं और चार हत्यारे वास्तव में सुपात्र हैं। अगर आप अन्य मार्शल कलाकारों को बदलते हैं, गुफा गहन क्षेत्र के नीचे, मुझे डर है कि कोई भी उनकी घेराबंदी से बच नहीं सकता है। कार्तिक हल्के से मुस्कुराया और एक दूसरे पर ठंडी हंसी ली। एक योद्धा के रूप में तुम्हारे पास कुछ क्षमताएं हैं, लेकिन एक हत्यारे के रूप में तुम्हारे तरीके बस इतने ही हैं। मुझे अभी अभी चार अजीब मार्शल आत्माओं द्वारा अचंभित किया गया था और अब मैंने उनके तरीकों को देखा है, उनसे निपटना मुश्किल नहीं है। कम से कम मेरे पास उनसे निपटने के लिए पर्याप्त आत्मविश्वास है। तुम अभिमानी बोलने की हिम्मत करते हो। चूंकि तुम इसे खुद से नहीं ढूंढ सकते, तुम्हें तुम्हारे साथ ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। चलो एक साथ चलते हैं, उसे पहले मारो और कार्य पर लौट आओ। टस्क टस्क, इस बार मुझे एक और आत्मा शस्त्र मिला और इनाम बहुत कुछ होना निश्चित है। अधूरापन और अस्थाई की ठंडी हंसी। काला अस्थाई और स्वर्ग अवशेष ने कार्तिक को घेरने के लिए हाथ मिलाया, एक ने भूतलताएं संघनित की और दूसरे ने बर्फ की जंजीरें जारी की। सफेद अस्थाई मौके पर खड़ा था, एक हाथ से आत्मा डगमगाती तीर चला रहा था। भूमि अधूरापन भी जगह पर खड़ा है, काली हवा और रक्त दरांती एक अवसर की प्रतीक्षा कर रही है। काला अस्थाई और स्वर्ग अवशेष गरीब हैं और सफेद अस्थाई और भूमि अधूरापन मारने के लिए तैयार हैं। चारों ने फिर से चालाकी से सहयोग किया। कार्तिक को डर नहीं था, अचानक उसका शरीर ज्वालाओं में लिपटा हुआ था और उसका शरीर अजीब तरह से जगह में गायब हो गया। उसने आरूर अजगर का इस्तेमाल किया है। भूतलता और बर्फ की जंजीर दोनों बाहर निकल आईं। काला अस्थाई और स्वर्ग अवशेष अचानक चौंक गए, नहीं, उस लड़के की गति अचानक इतनी तेज कैसे हो सकती है? मौके पर केवल डगमगाती आत्मा तीर चारों ओर उड़ रहा था, लक्ष्य की तलाश कर रहा था, और अचानक तेजी से उड़ गया, और जिस दिशा में यह उड़ गया वह सफेद अस्थाई की दिशा थी। जिस दिशा में डगमगाती आत्मा तीर पीछा कर रहा है वह उस लड़के की दिशा है। नहीं, सफेद अस्थाई, वह तुम्हारे साथ है, काला अस्थाई चिल्लाया। निश्चित रूप से एक सहसा के साथ कार्तिक हवा से बाहर सफेद अस्थाई के बगल में दिखाई दिया। कार्तिक ने एक हथेली से बाहर निकाला और ठंडी आवाज में कहा, जो लोग तीरों का उपयोग करते हैं वे लंबी दूरी के हमलों में अच्छे होते हैं, लेकिन करीबी मुकाबले और रक्षा में अच्छे नहीं होते हैं, इसलिए वे तुम्हें पहले लेंगे। तेज गति, सफेद अस्थाई की पुतलियां सिकुड़ गईं और वह कार्तिक की गति को पकड़ नहीं सका। उसकी आंखों में कार्तिक अचानक एक ज्वाला चीता बन गया जो हवा जितना तेज था। गर्म ज्वालाओं वाली हथेली ने सफेद अस्थाई के दिल की ओर धमाका किया।
पफ, सफेद अस्थाई ने एक मुंह खून थूक दिया और सीधे हवा में खटखटाया गया, उसका सीना पूरी तरह से काला जल गया। कार्तिक की हरकतें बहुत तेज थीं और हमलों की एक श्रृंखला एक पल में पूरी हो गई। इस समय किनारे पर भूमि अधूरापन ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और बह गया। दूर हो जाओ, कार्तिक ने ठंडी आवाज में चिल्लाया। 80 आग खाने वाली और 100 तलवारें एक ही समय में चलाई गईं, तुरंत भूमि अधूरापन को पीछे हटा दिया। आज वह केवल अपनी असली ऊर्जा पर निर्भर होकर 30 तरह से आग खाने वाली और 100 तलवारें जारी कर सकता है। आत्मा शस्त्र की वृद्धि के साथ ये सीधे भयानक 80 तरीकों तक पहुंच जाता है। भूमि अधूरापन को पीछे हटा दिया गया था। काला अस्थाई और स्वर्ग अवशेष ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। सफेद अस्थाई को बचाने के लिए मुड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन उनकी गति कार्तिक के बराबर नहीं थी। कार्तिक का शरीर फिर से जगह में गायब हो गया और फिर से सफेद अस्थाई के बगल में दिखाई दिया, जिसे हवा में खटखटाया गया था। आग 100 तलवारों को खा जाती है। यह एक और 80 भयानक तलवारें थीं। सफेद अस्थाई घायल हो गया था और उसकी गति कार्तिक जितनी तेज नहीं थी, इसलिए वह बच नहीं सका। धूम धूम धूम, लगातार विस्फोट सुनाई दिए। ज्वाला ने उसे पूरी तरह से निगल लिया। विस्फोट में दबी हुई गुनगुनाहट थी और उसके मुंह से खून निकला। जब विस्फोट दूर हो गया तो उसका शरीर हवा के बीच से शक्तिहीन रूप से गिर गया और ज्वालाएं अभी भी जल रही थीं, लेकिन उसमें कोई जीवन नहीं था। गरिमापूर्ण अस्थाई छाया बुर्ज के प्रसिद्ध हथियारों में से एक, अर्धचरण डोंगजुवान ने एक योद्धा के रूप में खेती की। बस कुछ ही मुठभेड़ों में कार्तिक की हथेली में मारा गया। सफेद काला अस्थाई सफेद अस्थाई के शव पर आया। उसका भाव भयानक था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसका पुराना साथी कुछ ही मुठभेड़ों में मारा जाएगा। लापरवाह मत हो, ये ईशान बहुत शक्तिशाली है। वह एक प्रतिभाशाली दैत्य शिकारी होने के योग्य है। काला अस्थाई ने कार्तिक को ठंडी नजर से देखा। स्वर्ग अवशेष भूमि अधूरापन ने भी कार्तिक को ठंडी नजर से देखा। लड़के, मैं मानता हूं कि तुम बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन यह मत सोचो कि तुम सफेद अस्थाई को मारकर हमारे हाथों में भाग सकते हो। हम बस थोड़े लापरवाह थे। ईशान, तुम्हें आज मरना होगा। तीनों ने ठंडी सांस ली और फिर से गोली मार दी। इस बार उन्होंने ज्यादा परवाह नहीं की। तीनों अलग नहीं हुए, लेकिन हाथ मिला लिया। काला अस्थाई और स्वर्ग अवशेष ने एक बार फिर भूतलताएं और बर्फ की जंजीरें जारी की। भूमि अधूरापन एक अवसर की प्रतीक्षा कर रहा है। फटाफट कार्तिक की आकृति फिर से गायब हो गई। चूंकि वह जानता था कि दोनों चाय मेहमान पहले हत्यारे थे, लेकिन शहर छोड़ने की हिम्मत की वह स्वाभाविक रूप से निश्चित था। वह जानता है कि उसकी ताकत क्या है। इस समय स्वर्ग अवशेष भूमि अधूरापन और काला अस्थाई की तिकड़ी ने मार्शल आत्मा को नियंत्रित किया, जबकि उन्होंने अपने हाथों को हिलाया, चिल्लाया, आभा कैद। अचानक 100 मीटर के भीतर की आभा ने हिंसक रूप से दूर चला गया और इस छोटे से स्थान को कैद कर लिया। कार्तिक, जो तेजी से आगे बढ़ रहा था, तुरंत रोक दिया गया, अपनी आकृति को प्रकट कर दिया। वहां भूतलताएं, बर्फ की जंजीरें, उसे बांधो, अधूरापन चिल्लाया। हालांकि कार्तिक का शरीर तिरस्कार के साथ कांप गया और आसानी से आध्यात्मिक कारावास को तोड़ दिया, और फिर उसका शरीर तेजी से आगे बढ़ा और फिर से जगह में गायब हो गया। भूतलता और ठंडी जंजीर फिर से दौड़ पड़ी। धिक्कार है, वह लड़का पहले बर्फ की जंजीरों से भी मुक्त हो सकता था और उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा उसे रोक नहीं सकती है, अधूरापन ने शाप दिया। अर्धचरण डोंगजुवान आखिरकार एक वास्तविक डोंगजुवान क्षेत्र नहीं है। वे केवल शुरुआत में आकाश और पृथ्वी आभा को नियंत्रित करने में सक्षम हैं। उनके द्वारा जारी किया गया कारावास सहज अष्टम स्तर से नीचे के योद्धाओं को धमकाने के लिए ठीक है। सहज नवम स्तर में से कोई भी आसानी से टूट सकता है। कार्तिक को तो छोड़ ही दें। अर्धचरण डोंगजुवान असली शक्ति यह है कि उनके शरीर में असली ऊर्जा 9 सहज स्तरों से कहीं ज्यादा है और उनकी प्राकृतिक ताकत भी मजबूत है। हालांकि आज का कार्तिक केवल अपने शरीर में जेनेक्यू पर निर्भर करता है, साथ ही बढ़ते अजगर में 9 सहज युद्ध शक्ति है। अगर आप आत्मा शस्त्र जोड़ते हैं तो ताकत पहले ही अर्धचरण डोंगजुवान तक पहुंच चुकी है, या यहां तक कि मजबूत भी। जब अकेले लड़ने की बात आती है तो वह किसी भी व्यक्ति से बेहतर होता है जो अक्षम और अस्थायी है। हालांकि 4 के संयोजन के सामने वह कम पड़ गया। लेकिन यह मत भूलो, उसके पास 5 अद्वितीय रूप और अर्थ भी हैं। चीता आकार का उपयोग करने के बाद कार्तिक की गति उन चारों से कहीं ज्यादा है। इन 4 लोगों के खिलाफ वह अपने कई पत्ते का उपयोग किए बिना आसानी से हरा सकता है। सहसा सहसा कार्तिक तेजी से आगे बढ़ा, उसके पैरों के निशान हवा से टूटने की लहरें बना रहे थे। स्वर्ग अवशेष ने ठंडी सांस ली। ईशान, तुम्हारे पास आत्मा शस्त्र के माध्यम से केवल ऐसी ताकत है। अधूरापन ने ठंडी हंसी ली। सच्ची खेती के मामले में तुम हमारी तुलना में तुलना नहीं कर सकते। जब तक तुम तुम्हें रोकते हो, तुम निश्चित रूप से मर जाओगे। ईशान, मैं देखता हूं कि तुम मुझसे कैसे छिप सकते हो। काला अस्थाई ने अपना हाथ हिलाया और ठंडी आवाज में चिल्लाया, शहर कांटों से भरा है। अचानक भूतलताएं हर जगह थीं, दर्जनों मीटर के दायरे को पूरी तरह से ढक दिया।
सहसा कार्तिक केवल तुरंत कई दसियों मीटर दूर पीछे हट सकता था और तेजी से आगे बढ़ना बंद कर दिया, अपनी आकृति को प्रकट कर दिया। मार्शल कौशल। कार्तिक ने माथे पर बल डाला। जिसने भूतलता को एक पल में इतने बड़े क्षेत्र को ढंकने की अनुमति दी, वह स्पष्ट रूप से एक मार्शल कौशल था, और ऐसा लगता था कि रैंक कम नहीं था, कम से कम यह एक गहन रैंक मार्शल कौशल था। ऐसा लगता है कि यह ज्यादा परेशान करने वाला होने वाला है, कार्तिक ने चुपके से कहा। इस समय अधूरापन और अस्थाई ने फिर से हमला किया। शहर कांटों से भरा है। क्या तुम्हें लगता है कि वही चालें मेरे लिए उपयोगी हैं? कार्तिक ने ठंडी हंसी ली, पीछे हटने और भागने की योजना बना रहा था। हालांकि स्वर्ग अवशेष ने भी एक ही समय में एक बड़ा हाथ हिलाया और चिल्लाया, स्वर्गीय जाल। अचानक दर्जनों बर्फ की जंजीरें हवा से बाहर दिखाई दी, पूरी तरह से कार्तिक के पीछे हटने के रास्ते को रोक दिया। एक और मार्शल कौशल। कार्तिक ने माथे पर बल डाला। छाया बुर्ज का हत्यारा वास्तव में एक सामान्य नहीं है। लड़के, तुम अब छिप नहीं सकते हो। अधूरापन ने एक पल में गोली मार दी, एक पैर से बह गया, बड़ी काली हवा काटना। यह इतना मजबूत है, कार्तिक चौंक गया, स्पष्ट रूप से जमीन के पैर से दबाव महसूस कर रहा था। यह एक शक्तिशाली योद्धा और एक साधारण योद्धा के बीच का अंतर है। साधारण योद्धाओं में मार्शल कौशल की कमी होती है और वे बहुत कमजोर होते हैं। बड़ी ताकतों के योद्धाओं के पास सभी मार्शल कौशल होते हैं, और उनके मार्शल कौशल कम नहीं होते हैं, और उनकी युद्ध शक्ति बेहद मजबूत होती है। आज मुदीवी और काला अस्थाई की तिकड़ी के मार्शल कला की तरह, कोई भी चाल एक गहन रैंक है, वह बड़ी काली हवा काटना, या यहाँ तक कि एक मध्यम गहन रैंक भी है। एक विशाल काली हवा कहीं से भी कट गई, और बहुत तेज गति से कार्तिक की ओर झुका। आग 100 तलवारों को खा जाती है, कार्तिक चिल्लाया, और साथ ही 80 ज्वालाएं जारी की। धूम 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 80 आग की तलवारें लगातार टकराईं, और अंत में दोनों गायब होने में समाप्त हो गईं। हालांकि बड़ी काली हवा काटना दूर हो गई, अनगिनत भूतलताएं और ठंडी बर्फ की जंजीरें बेकार नहीं थीं, और जल्दी से कार्तिक को उलझा दिया। सैकड़ों आग खाने वाली तलवारें। कार्तिक ने बहुत तेजी से प्रतिक्रिया व्यक्त की और फिर से आग की तलवारें दागीं। भूतलता तुरंत ज्वालाओं और विस्फोटों से बिखर गई, और बर्फ की जंजीरें भी पीछे हट गईं। इस समय बड़ी काली हवा काटना फिर से मारा। धिक्कार है, कार्तिक ने गुप्त रूप से शाप दिया। वे तीनों सभी मार्शल कला का उपयोग करते हैं और एक के बाद एक आते हैं। ये बेहद मुश्किल है। एक बार जब मैं अपने हमलों में से एक को पकड़ने में विफल रहता हूं, तो मैं या तो बंधा हो जाऊंगा या हमला किया जाऊंगा। परेशान स्थिति। ऐसा लगता है कि एक तेज लड़ाई और एक तेज निर्णय होने वाला है। कार्तिक ने चुपके से निर्णय लिया। आग और 100 तलवारें। यह एक और 80 ज्वालाएं थीं। ईशान, क्या ये फिर से वही चाल है? काला अस्थाई ने ठंडी हंसी ली। अगर यह जारी रहा तो वह अनिवार्य रूप से जल्दी में होगा। जब तक एक चाल अवरुद्ध नहीं होती है, वह निश्चित रूप से मर जाएगा। स्वर्ग अवशेष आत्मविश्वास से भरा था। भूमि अधूरापन एक खूनी हवा से कट गया था, आग की तलवार को अवरुद्ध करने के लिए तैयार था। निश्चित रूप से आग की तलवार और बड़ी काली हवा काटना फिर से एक ही समय में दूर हो गए। उसी दिन, जब विकृत और काला अस्थाई चेहरा आत्मविश्वास से भरा था, अचानक दर्जनों धधकती तलवारों ने हवा में एक चाप बनाया, एक कोने को घुमाते हुए और उनकी ओर झुकते हुए। ये छोटी छोटी चालें हमारे सामने दिखावा करने की हिम्मत करती हैं। 80 धधकती तलवारें हमारी मदद नहीं कर सकती हैं, कुछ दर्जन को तो छोड़ ही दें। मैं मार्शल कला को जारी किए बिना भी एक थप्पड़ से इसे टुकड़े टुकड़े कर सकता हूं। तीनों ने तिरस्कार से बात की, लेकिन एक सेकंड के बाद उनका तिरस्कार अचानक भयानक में बदल गया। दर्जन या उससे ज्यादा आग की तलवारें, जब वे उन्हें मारने वाले थे, अचानक एक में विलय हो गए और एक बड़ी ज्वाला में बदल गए। नहीं, यह मार्शल कला का विलय है, जल्दी से बचो। तीनों अचानक चौंक गए। हालांकि उन्होंने इस समय प्रतिक्रिया व्यक्त की, बहुत देर हो चुकी थी। एक जोरदार विस्फोट के साथ ज्वालाएं पूरी तरह से तीनों को भर दिया। कार्तिक का पिछले कुछ महीनों से अभ्यास न केवल एक जल्दी है, वह अनगिनत लड़ाइयों में अपनी ताकत को भी सम्मानित कर रहा है। मार्शल कला का संयोजन उसके समय का हिस्सा है। मार्शल कला का संयोजन मुश्किल है। कोई भी सफल नहीं हुआ है, और किसी ने भी कोशिश करने की हिम्मत नहीं की है, क्योंकि विफलता के बाद एक भागा हुआ शक्ति के परिणाम बहुत गंभीर होंगे। शुरुआत में पागल रक्त रहस्यमय सम्राट के गुफा घर में कुल 50 आग की तलवारें एकीकृत थीं, लेकिन यह बहुत अस्थिर था, और अंत में उसके सामने विस्फोट हुआ, पूरे गुफा घर में बह गया। अगर यह भूत नकाब के लिए नहीं होता तो उसकी जान बच जाती, वह मर जाता। लेकिन चूंकि उसने एक बार कोशिश की थी, उसके पास अनुभव है। उसके बाद अपने अनुभव के दौरान उसने 2 सम्लन, 3 सम्लन, 4 तरीके मार्शल कला। अब तक वह 10 तरीके को एकीकृत कर सकता है, और यह एक बांह की तरह है, न केवल अस्थिर नहीं है, बल्कि इसे दूर से भी नियंत्रित किया जा सकता है। तलवार का विलय 1+1 जितना सरल नहीं है। यह एक ही समय में 2 धधकती तलवारें जारी करने जैसा है, और एक धधकती तलवार 2 धधकती तलवारों के साथ विलय हो गई, दोनों स्पष्ट रूप से हमले के समान स्तर नहीं हैं।
शक्ति को 1+1 बराबर 10 होना चाहिए। 2 ज्वालाओं के विलय से बनी विशाल धधकती तलवार 100 धधकती तलवारों के बिखरे होने जितनी शक्तिशाली है। अब 10 आग की तलवारों के विलय से बनी विशाल आग की तलवार में 100 आग की तलवारों की शक्ति है, जो 100 आग की तलवारों की महान उपलब्धि के बराबर है। हालांकि आग खाने वाली 100 तलवारें एक निम्न स्तरीय गहन रैंक हैं, ज्वालाएं एक हरी मार्शल आत्मा के स्तर पर हैं, और आत्मा शस्त्र में वृद्धि के साथ इसकी शक्ति लगभग उन्नत गहन रैंक के बराबर है। स्वर्ग और पृथ्वी की तिकड़ी कुछ भी नहीं है, लेकिन पीली मार्शल कलाएं, भले ही उनके पास मध्यम मार्शल कौशल हो, वे कार्तिक के हमले से बहुत कम हैं। खेती का आधार, मार्शल कौशल, मार्शल आत्मा स्तर आदि सभी कारक हैं जो एक मार्शल कलाकार की ताकत निर्धारित करते हैं। घर के करीब विस्फोट की ज्वालाएं विकृत 3 को डुबो दिया। कुछ सेकंड बाद तीनों विस्फोट से बाहर कूद गए, शर्मिंदा और खून उगलते हुए, स्पष्ट रूप से गंभीर चोटें झेल रहे थे। धिक्कार है, क्या ये ईशान एक विकृत है? वह मार्शल कला को भी एकीकृत कर सकता है, स्वर्ग अवशेष ने कड़वाहट से शाप दिया। एक प्रतिभाशाली दैत्य शिकारी, वह वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा के योग्य है। काला अस्थाई ने चुपके से दांत पीस लिया, और पहली बार ईशान को मारने के कार्य के बारे में एक अनिश्चित विचार था। दूसरी तरफ कार्तिक ने उन्हें ठंडी नजर से देखा, अपने आप में बड़बड़ाया, ऐसा लगता है कि 10 आग की तलवारों का विलय तुम्हें मार नहीं सकता है, तो 20 की कोशिश करो। जैसे ही आवाज गिरी, उसकी आवाज फिर से गायब हो गई। वह लड़का क्या करना चाहता है? स्वर्ग अधूरापन के 3 लोग सावधान हो गए, लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। सहसा कार्तिक तुरंत उनके सामने दिखाई दिया। तीनों पहले हैरान थे, फिर बहुत खुश थे। लड़के, तुम हम तीनों के सामने दिखाई देने की हिम्मत करते हो, मौत की तलाश में। उन्होंने कार्तिक को फंसाने के लिए हर तरह से कोशिश की। क्या वे बस कार्तिक से सिर पर लड़ाई नहीं करना चाहते थे ताकि उनके जीत की संभावनाएं अधिक हों? आखिरकार वे तीनों अब एकजुट हैं और बिखरे नहीं हैं। अगर वे तीनों एक ही समय में करीबी मुकाबले में कार्तिक से लड़ने के लिए हाथ मिलाते हैं और वे कार्तिक को हरा नहीं सकते हैं, तो अन्य तरीके बेकार होंगे। तीनों ने एक ही समय में अपने हाथ जारी किए, और भूतलताएं और बर्फ की जंजीरें 2 लंबी चाबुक की तरह थीं, महान शक्ति के साथ नृत्य किया। जमीन में काली हवा और रक्त दराती भी भारी छायांकित है। सहसा सहसा कार्तिक के पैरों के निशान बचने के लिए रुकते रहे, एक सांप की तरह। वह अक्सर घने हमलों को चकमा देता है। क्या बात है, कितना अजीब शरीर, तीनों चौंक गए। उनकी आंखों में कार्तिक की आकृति लगातार बदल रही है, कभी एक ज्वाला चीता की तरह, कभी एक स्मार्ट आग सांप की तरह। सहसा जब कार्तिक उन तीनों के पास पहुंचा, तो 20 जलती हुई तलवारें हवा से बाहर दिखाई दी। अरे, कार्तिक ने जोर से चिल्लाया, ये फिर से मार्शल कला का विलय है, धिक्कार है, इसे छिपाओ। तीनों भाव बहुत बदल गए। 20 जलती हुई तलवारों के साथ कार्तिक इसे दूर से नियंत्रित नहीं कर सका, इसलिए वह केवल इसे करीबी सीमा पर जारी कर सकता था। ज्वाला की एक विशाल तलवार संघटित हुई, लेकिन ये बहुत अस्थिर थी और तुरंत विस्फोट हो गई। विकृत लोगों की तिकड़ी के पास भागने का समय नहीं था, और विस्फोट से फिर से जलमग्न हो गए। जब कार्तिक ने अपने हाथों से आग की तलवार जारी की, तो वह तुरंत पीछे हट गया, लेकिन फिर भी विस्फोट के बादलों से प्रभावित हुआ। पफ, कार्तिक का चेहरा पीला पड़ गया और उसने एक मुंह खून थूक दिया। फिर उसने अपने मुंह के कोने से खून पोंछ लिया और आत्मविश्वास से उसके पीछे पूरी तरह से जलमग्न हुए 3 लोगों को देखा। जब ज्वालाएं और विस्फोट दूर हो गए, तो अधूरापन और अस्थाई की 3 आकृतियां प्रकट हुईं। इस समय वे तीनों पहले से ही फटे कपड़ों में थे, खून से ढके हुए थे, और खून उगलते हुए जमीन पर गिर गए थे। हालांकि वह मरा नहीं था, लेकिन वह स्पष्ट रूप से गंभीर रूप से घायल था और अब लड़ने में सक्षम नहीं था। अंधेरे का अंत, तुम हार गए। दिव्यांश हल्के कदमों से उन तीनों के सामने आकर खड़ा हुआ। धरती पर लाचार पड़े थे घनश्याम, विफल, विकलांग हेमा, पृथ्वी, विकृति, मंद और पुनीत कृष्ण अमरता। उनमें लड़ने की तो क्या, खड़े होने की भी शक्ति नहीं बची थी। विद्युत गरुड़, राइजिंग ड्रैगन के उपयोग और आत्मिक हथियार स्पिरिट वेपन की शक्ति में वृद्धि के साथ दिव्यांश की शक्ति लगभग आधे आचार्य स्तर तक पहुंच चुकी थी, या शायद थोड़ी और अधिक। अर्थात शुद्ध प्राण शक्ति जेंची के मामले में वह इन तीनों से बिल्कुल भी कम नहीं था। ऊपर से हरे रंग की आत्मिक ऊर्जा ग्रीन मार्शल सोल से निकली ज्वाला, जिसमें 20 अग्निधारे फ्लेम ब्लेड्स का विस्फोटक सम्मिलन था, उसकी शक्ति अत्यंत प्रचंड थी। यहां तक कि सिंह शूरा के युद्ध कवच के पहले स्तर से प्राप्त शक्तिशाली काया के बावजूद दिव्यांश को तुरंत भागना पड़ा। वह केवल विस्फोट के प्रभाव को झेल पाया, जिसके कारण उसे रक्त की उल्टी हुई और गंभीर चोटें आईं। फिर क्या ही कहना उन 3 लोगों का, जिनके शरीर दिव्यांश जितने मजबूत नहीं थे। उन्हें इतने करीब से उस विस्फोट को झेलना पड़ा था। गंभीर रूप से घायल न होना तो असंभव था। 10 अग्निधारों का सम्मिलन ही 100 धारों से कम नहीं होता। 20 अग्निधारों का सम्मिलन सिर्फ 1 और 1 मिलकर 2 होने जैसा नहीं था, उनकी शक्ति निश्चित रूप से 10 गुना बढ़ गई थी। अगर 30 अग्निधारों का सम्मिलन होता, तो वह 20 के सम्मिलन से 10 गुना अधिक शक्तिशाली होता।
यही कारण था कि जब वह गहन रक्त गुफा प्रोफाउंड ब्लड मोनेक्स केव में था, तब 50 अग्निधारों के सम्मिलन ने बाधाओं बैरियर्स तक को हिला दिया था। दिव्यांश कल्पना कर सकता था कि अगर वह एक दिन 100 अग्निधारों को पूरी तरह से सम्मिलित कर पाया, तो अग्नि भक्षण 100 धार फायर डिवाउरिंग 100 ब्लेड्स निश्चित रूप से गहन स्तर प्रोफाउंड स्टेज की श्रेणी को पार कर जाएगा, कम से कम पृथ्वी स्तर ग्राउंड लेवल की मार्शल कला के स्तर तक तो पहुंचेगा ही। लुस्ट्रिया काउंटी में पृथ्वी स्तरीय मार्शल कला की प्रतियां शायद ही किसी के पास हों। इस समय घनश्याम, हेमा और पुनीत के चेहरे दिव्यांश के हल्के शब्दों को सुनकर बदल गए। वे हार गए थे। छाया बुर्ज शैडो टावर के 4 प्रमुख हत्यारे इतनी बुरी तरह हार गए थे। अतीत में जब घनश्याम और पुनीत अलग अलग भी काम करते थे, तो उन्हें इतनी शर्मिंदगी कभी नहीं झेलनी पड़ी थी। आज चारों ने मिलकर भी मुकाबला किया और फिर भी हार गए, वह भी एक युवा लड़के से। कुछ देर बाद उनके चेहरे सामान्य हो गए। हार गए तो हार गए, पुनीत ने कहा। हम कमजोर निकले, हम तुम्हें मार नहीं पाए, बस हमें जाने दो, घनश्याम और हेमा ने एक साथ कहा। दिव्यांश हल्का सा मुस्कुराया। क्या तुम सोचते हो कि मुझे जाने देने से यह मामला यहीं खत्म हो जाएगा? और नहीं तो क्या? पुनीत ने दिव्यांश को ठंडी नजरों से देखा। क्या तुम हमें असफल छोड़कर भी चले जाओगे? घनश्याम ने तिरस्कारपूर्वक कहा। क्या मैं तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं करता? दिव्यांश ने पलटकर पूछा। क्या तुम हिम्मत करते हो? पुनीत ने ठंडे स्वर में कहा, अगर हम आज मर गए, तो तुम छाया बुर्ज के स्वामी का व्यक्तिगत रूप से पीछा झेलने के लिए तैयार रहना। घनश्याम और हेमा ने गर्व से कहा, हमारा छाया बुर्ज लुस्ट्रिया काउंटी की सबसे मजबूत शक्तियों में से एक है। क्या तुम्हें लगता है कि हमारे यहाँ केवल 4 आधे आचार्य स्तर के लोग ही हैं? हम बुर्ज में कई आचार्य स्तर के योद्धा हैं, और यहाँ तक कि शक्तिशाली ऋषि स्तर के भी। अगर हम तीनों आज मर गए, तो इस लुस्ट्रिया काउंटी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं बचेगी, ए दिव्यांश। तुम दिव्यांश, प्रतिभाशाली के रूप में तुम्हारा उदय हुए केवल कुछ ही महीने हुए हैं, और तुम्हारी प्रतिभा का नाम अभी अभी सामने आया है। क्या तुम एक बेसहारा कुत्ते की तरह घूमना चाहते हो और हमारे छाया बुर्ज के अंतहीन पीछा को झेलना चाहते हो? तीनों ने धमकी दी। उनके चेहरे पर ठंडक और तिरस्कार था, उन्हें डर नहीं था कि दिव्यांश उन्हें मार देगा। घनश्याम, हेमा और पुनीत वास्तव में छाया बुर्ज के 4 स्वर्ण पदक विजेता हत्यारे थे, लेकिन वे केवल नगर राज्य के आसपास ही सक्रिय थे। लुस्ट्रिया काउंटी की एक बड़ी शक्ति होने के नाते छाया बुर्ज के हत्यारे पूरे काउंटी में फैले हुए थे, और स्वाभाविक रूप से उनसे भी मजबूत योद्धा मौजूद थे। ओ लड़के, बेवकूफ़ी मत करो और हमें जाने दो। तीनों लड़खड़ाकर जमीन से उठे, बातें करते हुए और जाने की तैयारी करने लगे। दिव्यांश ने ठंडी सांस ली और एक हथेली पुनीत पर मार दी। फूंक! पुनीत ने अचानक खून का घूंट थूका और तुरंत हवा में उछल गया। जब वह नीचे गिरा, तो पूरी तरह से मर चुका था। दिव्यांश ने उसका दिल तोड़ दिया था। घनश्याम और हेमा चौंक गए और डरकर दिव्यांश को देखा। क्या तुम्हें सच में हमारे छाया बुर्ज के प्रतिशोध का डर नहीं है? एक मजाक, दिव्यांश ने उपहास किया। अगर मैंने तुम्हें सच में जाने दिया, तो तुम्हारे छाया बुर्ज के हत्यारे मुझे परेशान करने जरूर आएंगे। तुम्हारा क्या मतलब है? घनश्याम को गुस्सा आया। तुम्हारी बकवास, दूसरों को बेवकूफ बनाना ठीक है, मुझे बेवकूफ बनाना, ये बहुत दूर की बात है। दिव्यांश ने ठंडे स्वर में कहा, छाया बुर्ज में वास्तव में आचार्य स्तर और यहाँ तक कि ऋषि स्तर के हत्यारे हैं, लेकिन उन स्तरों के महारथियों को लुटेरों का सरदार खुश नहीं कर सकता। उन्होंने जो कीमत चुकाई, वह ज्यादा से ज्यादा तुम चारों को आमंत्रित कर सकती है। यदि मिशन विफल हो जाता है, तो इनाम स्वचालित रूप से वापस कर दिया जाता है। यदि तुम मिशन के दौरान मर जाते हो, तो छाया बुर्ज इनाम को जब्त कर लेगा, जैसा कि तुम चारों की मौत के मुआवजे के तौर पर। अब तुम मर चुके हो। उन लुटेरों ने बहुत कुछ खो दिया है। ये निश्चित नहीं है कि वे आचार्य स्तर से ऊपर के हत्यारों को बुलाने के लिए पर्याप्त पैसा जुटा पाएंगे या नहीं। दिव्यांश ने घनश्याम को मजाकिया अंदाज में देखा। तुम बकवास कर रहे हो, घनश्याम ने सीधे कहा। अगर हम मर गए, तो बुर्ज के शक्तिशाली लोग तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। अभी भी मुझसे झूठ बोल रहे हो? दिव्यांश ने सिर हिलाया और कहा, छाया बुर्ज एक हत्यारा संगठन है। यदि कोई लाभ नहीं होगा, तो क्या तुम्हारे बुर्ज के हत्यारे कार्रवाई करने को तैयार होंगे? हाँ, क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो या तुम खुद मूर्ख हो? अगर हत्यारे का काम लाभ के लिए नहीं है, तो कौन करेगा? अगर कोई लाभ नहीं है, तो कौन इसे लेगा? बेशक, विशेष परिस्थितियां होती हैं। शायद छाया बुर्ज का स्वामी तुम्हारा पिता है, या तुम्हारा छाया बुर्ज में कोई अच्छा संपर्क है। दिव्यांश ने ठंडी सांस ली और उसके हाथ में एक ज्वाला केंद्रित हुई। उसने आखिरी 2 वाक्य तो बस यूं ही कह दिए थे। अगर इन चारों का सच में कोई संपर्क होता, तो वे इतने बुरे हाल में न होते। घनश्याम और हेमा की आंखें फटी की फटी रह गईं, और उनके चेहरे पर अविश्वास था। दिव्यांश, तुम हमारे छाया बुर्ज के बारे में इतनी स्पष्टता से कैसे जानते हो? क्या तुम कभी हमारे बुर्ज में हत्यारे थे? नहीं, असंभव, तुम इतनी कम उम्र में कभी हत्यारे नहीं बन सकते।
दोनों ने दिव्यांश के हाथ में मौजूद ज्वाला को देखा, उनके चेहरे पर भय की अभिव्यक्ति थी। नहीं, तुम हमें नहीं मार सकते। इससे पहले कि वे अपनी बात पूरी कर पाते, दिव्यांश की ज्वाला पहले ही निकल चुकी थी और दोनों को मार चुकी थी। इस तरह नगर राज्य के पास छाया बुर्ज के 4 बड़े हत्यारे मर चुके थे। दिव्यांश ने एक गहरी सांस छोड़ी और अपने शरीर में लगी चोटों को थोड़ा दबाया। ये युद्ध वह और भी आसानी से समाप्त कर सकता था। बस वह एक जोरदार लड़ाई चाहता था। जहां तक चोट की बात है, वह न तो गंभीर थी और न ही मामूली, और इसका ज्यादा असर नहीं था। ये कुछ दिनों में अपने आप ठीक हो जाएगी। इस क्षण वह थोड़ा मुड़ा जाने के लिए तैयार। इसी समय धरती जोर से कांपी और हिल उठी। दिव्यांश ने भौहें चढ़ाईं और तेजी से पीछे हट गया। अगले ही पल जमीन से 2 मोटी बेलें तेजी से ऊपर उठीं। बेलें इतनी विशाल थीं कि वे आपस में उलझकर लगभग पूरे रास्ते को रोक रही थीं। महाशय ने मेरे छाया बुर्ज के लोगों को मार दिया, क्या आप बस ऐसे ही जाना चाहते हैं? एक धुंधली आवाज अचानक हवा में तैरने लगी। दिव्यांश एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ हंसा। महाशय इतनी देर तक अंधेरे में देख रहे थे और उन्हें मार भी नहीं दिया जाएगा। मैंने सोचा था कि तुम कभी प्रकट नहीं होगे। दिव्यांश ने बहुत पहले ही पता लगा लिया था कि अंधेरे में कोई और छिपा हुआ है। बस इतना ही कि यह व्यक्ति बहुत शक्तिशाली लग रहा था और उसने लड़ाई लगभग खत्म होने पर ही इसका पता लगाया था। वह पहले से ही जानता था कि एक बड़ी लड़ाई होगी, इसलिए उसने उन 4 मारे गए लोगों की लाशों की परवाह नहीं की, न ही उनके बस्ते लिए। उसने जाने का नाटक किया, केवल अंधेरे में छिपे इस व्यक्ति को प्रकट होने के लिए मजबूर करने के लिए। वे 4 बेकार लोग हमारे छाया बुर्ज को केवल शर्मिंदा ही करेंगे, मैं स्वाभाविक रूप से उन्हें नहीं बचाऊंगा। हवा में एक और आवाज आई, अगर तुम दिव्यांश की जान चाहते हो तो प्रकट हो जाओ, दिव्यांश ने हल्के से कहा। मध्य हवा में अचानक अनगिनत हरे पत्ते धीरे धीरे गिरने लगे। बर्फ के टुकड़ों की तरह उड़ते हरे पत्ते बहुत सुंदर थे। हालांकि इस सुंदरता में एक घातक मारक क्षमता थी। हरी पत्तियों से छूने वाली हर चीज कटकर खुल जाती थी। सन से बगल का एक विशाल पत्थर कुछ ही सेकंड में पत्थरों के ढेर में कट गया। दिव्यांश ने भौहें चढ़ाईं, उसके शरीर से ज्वालाएं निकलीं और उसके चारों ओर के हरे पत्ते तेजी से जल गए। तुम काफी सक्षम हो। इस समय एक आकृति अनगिनत हरे पत्तों के बीच से नीचे उतर आई। हरे पत्ते उसे घेरे हुए थे जैसे हरे रंग की अप्सराएं। उसकी शक्ल देखकर वह वास्तव में एक सुंदर युवक था। वह युवा था, लगभग 17 या 18 साल का। उसका चेहरा सुंदर और उसका व्यवहार असाधारण था। तुम कौन हो? दिव्यांश हैरान था। चंकी बेफिक्र। दिव्यांश ने भौहें चढ़ाईं और थोड़ी देर बाद थोड़ा हैरान होकर, चंकी बेफिक्र? छाया बुर्ज का युवा स्वामी। दिव्यांश खुद को चुप नहीं करा पाया। अभी कुछ देर पहले वह मजाक कर रहा था कि छाया बुर्ज का स्वामी उन 4 मारे गए लोगों का पिता था। प्रतिष्ठित छाया भवन के युवा मालिक ने स्वयं कदम उठाया है, ये सचमुच आश्चर्य की बात है, कार्तिक ने हल्के से कहा। मजाक न करो, घनश्याम ने ठंडी आवाज में कहा, क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ कुछ डाकुओं के सरदार इस युवक को खुश कर सकते हैं? बस पास से गुजर रहा था, सोचा एक नजर डाल लूं। घनश्याम ने ऐसा कहते हुए 4 लापता शवों को देखा और ठंडी आवाज में कहा, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि देखने आऊंगा, पर यहां तो मैंने 4 बेकार लोगों को ही देखा। उसके बाद उसने फिर से कार्तिक को देखा और ठंडी आवाज में कहा, और तुम भी मिले, कार्तिक, वह प्रतिभाशाली दानव शिकारी जिसने हाल ही में ख्याति प्राप्त की है। घनश्याम की सर्द आंखें कार्तिक को घूर रही थीं, मानो वह कार्तिक को भेद देना चाहता हो। कार्तिक ने भी उसे देखा, सीधे उसकी आंखों में घूरता रहा। कार्तिक ने घनश्याम का नाम सुना था। वह छाया भवन के स्वामी घनश्याम के बारे में जानता था, लेकिन बहुत कम। ये पहली बार था जब उसने असली व्यक्ति को देखा था। घनश्याम की आभा बस एक अर्ध साधक स्तर की थी। हालांकि घनश्याम से कार्तिक को जो एहसास हो रहा था, वह उन 4 अक्षम और अस्थिर लोगों के मेल से भी अधिक मजबूत था और दबाव की भावना कहीं अधिक प्रबल थी। तेज, तीखी आंखों के 2 जोड़े एक दूसरे को घूर रहे थे और इस क्षण उनके आसपास की हवा में सचमुच हत्या की एक अकथनीय आभा उत्पन्न हो रही थी। बहुत देर बाद घनश्याम ने पहले अपनी दृष्टि वापस ली और ठंडी आवाज में कहा, हालांकि वे चारों बेकार थे, पर वे हमेशा मेरे छाया भवन से थे। तुमने उन्हें मार डाला, मैं तुम्हारी जान बचाऊंगा। तुम्हें आधा घंटा देता हूं ताकि तुम सच में अच्छी तरह से ठीक हो जाओ। जरूरत नहीं है, कार्तिक ने हल्के से सिर हिलाया। घनश्याम ने दबंगई से कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम ठीक होते हो या नहीं। संक्षेप में, ये पुत्र तुम्हें आधे घंटे बाद ही मारेगा। कार्तिक ने हल्के से कहा, अगर तुम लड़ना चाहते हो तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अगर नहीं लड़ते तो मैं समय बर्बाद करने की जहमत नहीं उठाऊंगा। इसके बाद कार्तिक मुड़ा और जाने लगा। रुको, घनश्याम ने ठंडी आवाज में चिल्लाकर कहा, कार्तिक, इस लुस्त्रिया काउंटी में कोई भी मेरे पुत्र की अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं करता। आखिरकार घनश्याम ने अपना हाथ हिलाया। अचानक जमीन हिंसक रूप से कांप उठी। 1 किलोमीटर के भीतर धरती फट गई और चट्टानें ढह गईं।
खासकर कार्तिक के पास जमीन से तेजी से एक विशाल वृक्ष उभरा, जिसकी ऊंचाई 100 मीटर तक पहुंच गई, जिसकी शाखाएं और पत्तियां आकाश को ढक रही थीं। सतत जड़ें कई किलोमीटर तक फैल गईं। श्वास श्वास अनगिनत जड़ें हिल गईं। 1 किलोमीटर के भीतर ये निस्संदेह उड़ते हुए पेड़ों और लताओं की एक अजीब जगह बन गई थी। अचानक अनगिनत जड़ें एक दूसरे में विलीन हो गईं, 9 अत्यंत मोटी खूंटियां बन गईं। खूंटी के खंभे दसियों मीटर मोटे और लगभग सैकड़ों मीटर लंबे थे, जो आज़ादी से झूल रहे थे। 9 लंबे भूरे ड्रैगनों की तरह उन्होंने आगे का रास्ता पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया। घनश्याम ने ठंडी आवाज में कहा, अब 1 किलोमीटर की सीमा के भीतर तुम इस युवक के नियंत्रण में हो। तुम ईमानदारी से यहीं रहो, अन्यथा ये अनगिनत जड़ें तुम्हें टुकड़ों में मरोड़ देंगी। कार्तिक जरा भी डरा नहीं और ठंडी आवाज में कहा, घनश्याम, तुम शायद मेरी विधियों को भूल गए हो। तुम्हारे ये 9 बड़े कीड़े मेरे लिए थोड़ी देर जलने के लिए भी पर्याप्त नहीं हैं। श्वेतनगर आसपास के 1 दर्जन नगरों में सबसे शक्तिशाली नगर था। इसके चारों ओर कुछ कमजोर नगर थे। उनमें से एक, जिसका नाम लीला नगर था, वही नगर था जहां कार्तिक ने पहले चाय की दुकान में आराम किया था और फिर निकल गया था। इस समय नगर में अचानक एक झटका लगा, जिससे लोग घबरा गए और कई योद्धा बाहर कूद गए, ये पता लगाने के लिए कि क्या हुआ। हिंसक झटके का स्रोत नगर के बाहर से आया था। नगर के योद्धा, दानव शिकारी और कुछ शक्तिशाली परिवारों के सदस्य नगर के बाहर कूद पड़े। इतना हिंसक कंपन, क्या कोई भयानक दानव गड़बड़ी कर रहा है? धिक्कार है, जल्दी जाओ और उस भयानक दानव को मार डालो, लेकिन तुम उसे लीला नगर में जाकर हत्या करने नहीं दे सकते। दानव शिकारी बाहर की ओर भागते हुए बोले, नहीं, ये किसी दानव जैसा नहीं है। देखो, नगर के बाहर आकाश में एक विशाल हरापन दिखाई दे रहा है। यह एक दृष्टि है। क्या कोई खजाना पैदा हुआ है? कुछ पारिवारिक योद्धाओं ने आश्चर्य से कहा, नगर के बाहर अपनी यात्रा को तेज करते हुए। जिस स्थान पर कार्तिक ने अक्षमता और अस्थिरता से लड़ाई की थी, वह लीला नगर से बहुत दूर नहीं था। आखिरकार उन चारों ने उसे नगर से थोड़ी दूरी पर ही रोका था। 5 अर्ध साधक स्तर के लोगों की लड़ाई छोटी नहीं थी और नगर के योद्धाओं ने पहले ही इसे नोटिस कर लिया था। अब जब घनश्याम ने इतनी बड़ी लड़ाई की शुरुआत कर दी है, तो हजारों मीटर का भूकंप अशांत हो गया है। यहां तक कि लीला नगर भी प्रभावित हुआ है और नगर के प्रमुख योद्धा स्वाभाविक रूप से चिंतित हैं। कुछ ही देर बाद सैकड़ों योद्धा नगर के बाहर आ गए। कुछ दानव शिकारी थे, कुछ अकेले योद्धा थे और कुछ नगर के प्रमुख परिवारों के सदस्य थे। क्या एक विशाल वृक्ष है? देखो, पेड़ के नीचे के 4 शव जाने पहचाने क्यों लग रहे हैं। योद्धा पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। उन्होंने ध्यान से देखा और बहुत बातें की। पोशाक और मुखौटे पर छाया शब्द, वे छाया भवन से हैं। वैसे क्या वे चारों अक्षम और अस्थिर नहीं हैं? वे 4 हत्यारे कैसे मर गए? मुझे याद है कि वे अर्ध साधक स्तर के थे, किसके पास उन्हें मारने की क्षमता है? इन वर्षों में कई योद्धाओं और दानव शिकारियों की उन्होंने हत्या कर दी है और कोई भी उनकी मदद नहीं कर पाया है। प्रत्येक योद्धा ने आश्चर्य से कहा। थोड़ी देर बाद एक दानव शिकारी ने आश्चर्य से कहा, वह आदमी एक काले वस्त्र और मुखौटे के साथ, क्या वह कार्तिक है? कार्तिक। जैसे ही उसने ये कहा, आसपास के दानव शिकारियों की आंखें चमक उठीं। मुझे याद है, कार्तिक ने हाल ही में विभिन्न डाकू गिरोहों को साफ किया है। उन डाकू सरदारों ने कार्तिक का पीछा करने के लिए उनसे ऊंची कीमत वसूली थी। ऐसा लगता है कि वे स्वभाव में कमी के कारण कार्तिक को मारने में असमर्थ थे, लेकिन इसके बजाय उन्हें कार्तिक ने मार दिया। वाह, वह कार्तिक एक प्रतिभाशाली दानव शिकारी होने के लायक है। उनके बिना वह एक लंबे समय से स्थापित हत्यारा है और उसने वास्तव में उसे मार डाला। इस तरह का प्रतिभाशाली भविष्य में हमारे लुस्त्रिया काउंटी की तरफ से मजबूत आदमी होगा। दानव शिकारियों से प्रशंसा की आवाजें एक के बाद एक निकलीं। हालांकि कई योद्धाओं के चेहरों पर अभी भी संदेह था और उन्होंने कहा, कार्तिक के सामने वाला व्यक्ति कौन है? ऐसा लगता है कि वह बहुत बुरा नहीं है, अधिक से अधिक 17 या 18 का। मुझे क्यों लग रहा है कि वह बहुत मजबूत है? मौजूद योद्धा भौहें सिकोड़ी। वे कार्तिक को पहचान सकते थे क्योंकि कार्तिक हाल ही में कई नगरों में दिखाई दिया था और पूरे रास्ते साफ कर रहा था। कई दानव शिकारियों ने भी उसे देखा था। घनश्याम, हालांकि उसकी प्रतिष्ठा अधिक प्रमुख है, उसका चरित्र कुछ ऐसा नहीं है जिसे आम लोग देख सकें। बहुत देर बाद एक मजबूत पारिवारिक सदस्य ने अचानक अपना रंग बदल दिया और घनश्याम को पहचान लिया। कार्तिक के सामने वाला व्यक्ति, हाँ, वह चिंतामुक्त पुत्र है। मजबूत परिवार के सदस्य की आवाज कांपने लगी। चिंतामुक्त पुत्र। योद्धा पहले तो चौंक गए और फिर उनके चेहरे बहुत बदल गए। सभी की निगाहें अचानक आगे के विशाल वृक्ष की ओर घूम गईं। निश्चित रूप से, श्रीमान चिंतामुक्त, अगर तुमने गलत अनुमान नहीं लगाया, तो यह एक विशाल वृक्ष है। हाँ, वह एक नीली मार्शल आत्मा, विशाल वृक्ष है। जब छाया भवन से यह बताया गया कि चिंतामुक्त पुत्र ने नीली मार्शल आत्मा को जगाया है, तो इसने लुस्त्रिया काउंटी की सभी प्रमुख शक्तियों को चौंका दिया।
सभी ने घनश्याम के चेहरे को देखा। जब उन्होंने कार्तिक को देखा था उससे भी अधिक हैरान थे। तब कार्तिक मुसीबत में है। चिंतामुक्त पुत्र छाया भवन के युवा मालिक होने के अलावा उत्तरी पर्वत सूची में 10वां महान प्रतिभाशाली भी है। एक अफवाह थी कि उसने एक गुफा रहस्य क्षेत्र के योद्धा को भी मार डाला था। उत्तरी पर्वत सूची लुस्ट्रिया काउंटी में सबसे अच्छी युवा पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करती है। सूची में शामिल सभी प्रतिष्ठित युवा प्रतिभाएं हैं। रैंकिंग 1 से 50 तक है। रैंकिंग जितनी ऊंची होगी उतना ही मजबूत और उच्च प्रतिभा होगी। शीर्ष 10 वे सभी महान प्रतिभाशाली हैं। लुस्ट्रिया काउंटी में प्रसिद्ध शक्तिशाली लोगों में से लगभग हर कोई युवा होने पर सूची में था। कोई कल्पना कर सकता है कि इस सूची की सोने की सामग्री कितनी उच्च है। उत्तरी पर्वत सूची की रैंकिंग निश्चित नहीं है। हालांकि चिंतामुक्त घनश्याम अब 10वें स्थान पर है। वह शीर्ष 10 में सबसे कम उम्र का व्यक्ति है। अफवाहों के अनुसार अपनी प्रतिभा के साथ वह कुछ वर्षों के भीतर शीर्ष 5 में जगह बनाने में सक्षम होगा। छाया भवन के मालिक ने भी ये दावा किया कि कुछ वर्षों के भीतर वह गुफा रहस्य क्षेत्र को तोड़ने में सक्षम होगा और 30 वर्ष की आयु से पहले टूटे हुए रहस्य क्षेत्र को तोड़ने में सक्षम होगा और पूरे छाया भवन की बागडोर संभालेगा। कोई कल्पना कर सकता है कि लुस्ट्रिया काउंटी में घनश्याम कितना प्रतिभाशाली है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि मौजूद योद्धाओं ने उसे पहचानने पर बहुत बदलाव किया। कार्तिक और घनश्याम यहाँ हैं। आग का समुद्र इस विशाल वृक्ष को हिंसक रूप से जला रहा था और दाढ़ी के 9 खंभे 9 भूरे लंबे ड्रैगनों की तरह जल्दी से कार्तिक पर हमला कर रहे थे। कार्तिक ने भौहें सिकोड़ी, आगे कूदा और जल्दी से बचा। धमाका धमाका धमाका। भूरे रंग का लंबा ड्रैगन जमीन पर जोर से टूट गया। जमीन को 9 विशाल गड्ढों में तोड़ दिया। गड्ढे के अंदर जमीन पूरी तरह से पाउडर से भरी हुई है। कार्तिक का चेहरा स्तब्ध था और उसने गुप्त रूप से कहा, प्रत्येक दाढ़ी दसियों मीटर मोटी और सैकड़ों मीटर लंबी है। इतना भारी बल नीचे गिरता है और जमीन को धूल में मिला देता है। अगर योद्धा के शरीर को गोली मार दी जाती है तो वह मरेगा नहीं, विकलांग भी हो जाएगा। कार्तिक, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। सबसे अच्छा है कि तुम हिलो मत और चुपचाप आधा घंटा प्रतीक्षा करो, अन्यथा तुम जल्दी मर जाओगे, घनश्याम ने ठंडी और दबंगई से कहा। कार्तिक ने ठंडी आवाज में सूंघा और उसके शरीर पर साधारण लौ बदल गई। बैंगनी लपटें पूरे आकाश में उमड़ आईं। एक अजीब सी सांस हवा में भर गई। हिस हिस हिस। कुजू सुजाकू ने प्रतिक्रिया भी नहीं दी और एक पल में जलकर राख हो गया। उसके बाद बैंगनी जलन अमर थी, 1 किलोमीटर की सीमा के भीतर अन्य रेशेदार जड़ों पर और विशाल पेड़ों पर बिखरी हुई थी। जड़ों और पत्तियों के बीच बैंगनी जलन जलती है, विशाल पेड़ के किसी भी कोने में घनी रूप से वितरित होती है। दूर से यह 1 किलोमीटर की सीमा बैंगनी लपटों की दुनिया बन गई है। होह, घनश्याम ने भौहें सिकोड़ी, अपने विशाल वृक्ष को अविश्वसनीय रूप से जलते हुए देखा। कार्तिक ने ठंडी आवाज में कहा, घनश्याम, मुझे डर है कि तुम्हारा आधा घंटा तो मैं और इंतजार नहीं कर सकता। और इंतजार करने पर बस तुम्हारी मार्शल आत्मा के जलकर कुछ भी न होने का इंतजार करना होगा। घनश्याम का भाव बदल गया, हत्यारे तरीके से कार्तिक को घूरते हुए। दिव्यांश की अग्नि परीक्षा। जोंगवयो ने ठंडी सांस ली। वह छाया मीनार का युवा स्वामी और भविष्य का उत्तराधिकारी है। वह बैशान सूची में 10वां महाप्रतिभाशाली भी है। बैशान क्षेत्र में सबसे अधिक चर्चित और उत्कृष्ट प्रतिभाशाली योद्धा। उसे अपने समकालीन सभी योद्धाओं को तुच्छ समझने का आत्मविश्वास था। उसके शरीर से उमड़ती हुई सत्य ऊर्जा जेनकी बाहर निकली और फिर ऊंचे खड़े वृक्ष मार्शल आत्मा टावरिंग ट्री मार्शल सोल में प्रवाहित हुई। किंतु जामुनी लपटें जियान गायब नहीं हुई और अभी भी उसके ऊंचे वृक्षों को तेजी से जला रही थीं। ये कैसे संभव है? जामुनी लपटों को क्या हो गया है? जोंगवयो पहली बार हैरान हुआ। शांत हो जा, उसने फिर चिल्लाया। शरीर की सत्य ऊर्जा थोड़ी बढ़ गई। इस बार जामुनी लपटें धीरे धीरे गायब हो गईं। कार्तिक ने उसे ठंडे लहजे में देखा और उसके मन में भी आश्चर्य था। इतनी बड़ी मात्रा की जामुनी लपटों को उसने आसानी से बेअसर कर दिया। यह जोंगवयो सिर्फ नाम का नहीं लगता। कार्तिक हैरान था, लेकिन जोंगवयो भी उससे कम हैरान नहीं था। साधारण लपटों को मैं आसानी से छितरा सकता हूं, लेकिन इन जामुनी लपटों को छितराने से पहले मेरी अधिकांश सत्य ऊर्जा खर्च हो गई। जोंगवयो ने मन ही मन सोचा। उसके चेहरे पर स्पष्ट रूप से युद्ध की भावना झलक रही थी। कार्तिक, ये बेटा मूल रूप से तुम्हें आधा घंटे का जीवन बचाना चाहता था। चूंकि तुम स्वयं को सुखी नहीं ढूंढ सकते और अपने विनाश को ही बुलाना चाहते हो, तो इस बेटे को दोष मत देना। जोंगवयो ने ठंडी आवाज में कहा। उसकी सत्य ऊर्जा बाहर निकली और जो ऊंचा वृक्ष जामुनी लपटों से जला था वह अपनी मूल अवस्था में वापस आ गया। आसमान में फैली जड़ें फिर से उड़ीं और 9 लंबी धूसर अजगर ग्रे ड्रैगन्स फिर से घनीभूत हो गईं। वो अनगिनत रेशेदार जड़ें गला घोंटने लगीं। रास्ते में आने वाले सभी कंकड़, फूल और पौधे पाउडर में कट गए। अग्नि भक्षण शतधार फायर डिवाउरिंग 100 ब्लेड्स। कार्तिक ने ठंडी सांस ली और दर्जनों अग्निधारें फायर ब्लेड्स बाहर निकलीं।
उसने जामुनी लपटों का उपयोग नहीं किया, बल्कि सामान्य लपटों का उपयोग किया। वह इन साधारण जड़ों से निपटने के लिए बहुत अधिक सत्य ऊर्जा बर्बाद नहीं करना चाहता था। धमाका, धमाका, एक के बाद एक विस्फोट हुए और सभी जड़ें टुकड़ों में उड़ गईं। ये देखकर कि उसकी जड़ें नष्ट हो गईं, ज़ोंग वयो को कोई परवाह नहीं थी। इसके बजाय उसने ठंडी आवाज में कहा, कार्तिक, मुझे यह मत बताना कि तुम्हारे पास बस यही छोटी सी क्षमता है। तुमने अभी जो अग्निधार छोड़ी है, वह कम से कम आचार्य स्तर की मार्शल कला है। तुम्हारी खेती के आधार पर तुम इसे कितनी बार छोड़ सकते हो? और मेरे ऊंचे वृक्ष की जड़ें लाखों करोड़ों हैं। क्या तुम उसे नष्ट कर सकते हो? हालांकि ज़ोंग वयो में कुछ लड़ने की भावना थी, फिर भी उसने कार्तिक को अपनी आंखों में नहीं रखा। कार्तिक मुस्कुराया, ज़ोंग वयो, अगर लाखों जड़ें हैं तो भी क्या फायदा है, अगर वह मुझ तक नहीं पहुंच सकती। आवाज खत्म होते ही कार्तिक की आकृति हवा में गायब हो गई। जड़ें तेजी से आ रही थीं, घनी, लेकिन उसकी आकृति लगातार अंतर में विलीन हो रही थी और जड़ें उसके शरीर को छू भी नहीं पा रही थीं। ज़ोंग वयो का चेहरा बदल गया, कितनी तेज गति और तीव्र युद्ध प्रतिक्रिया। इस समय ज़ोंग वयो ने अपना हाथ हिलाया और 9 लंबी धूसर अजगर बाहर आ गईं। दूसरी ओर सैकड़ों योद्धा हक्के बक्के होकर युद्ध को घूर रहे थे। युवा स्वामी वयो कितने शक्तिशाली हैं, उनकी एक जड़ भी साधक स्तर के योद्धा को कुचलने के लिए पर्याप्त है। हजारों जड़ें, मुझे डर है कि साधक स्तर के 9वीं परत वाले योद्धा भी नहीं बचेंगे। अगर हम जड़ों में योद्धाओं का इंतजार करते हैं, तो मुझे डर है कि चाहे कितने भी लोग हों, हम निश्चित रूप से मर जाएंगे। हालांकि वह कार्तिक कमजोर नहीं है, उसकी गति बहुत तेज है और उसका शरीर संवेदनशील है। हालांकि 9 दाढ़ी के खंभों के नीचे मुझे डर है कि इसका विरोध करना मुश्किल होगा। कार्तिक की ओर हमला करने वाली 9 लंबी धूसर अजगरों को देखते हुए उसके हाथों में जामुनी लपटें फिर से घनीभूत हुईं। ये 9 लंबी धूसर अजगर ऊंचे वृक्ष की अनगिनत रेशेदार जड़ों से रूपांतरित हुई थीं और इस मार्शल आत्मा की सबसे मजबूत हमले की विधि होनी चाहिए। एक बार साधक स्तर के 9 योद्धा भी मारे जाते हैं और आचार्य स्तर आधा कदम वाला योद्धा गंभीर रूप से घायल हो जाता है। वह स्वाभाविक रूप से दुश्मन को कम नहीं आंक सकता था। सी जामुनी लपटों ने एक बार फिर 9 लंबी धूसर अजगरों को घेर लिया। इस बार ज़ोंग वयो भी उदासीन था और तुरंत सत्य ऊर्जा से इसे बेअसर कर दिया। पहले कार्तिक ने अधिक जामुनी लपटें नहीं छोड़ी थीं। ये केवल ऊंचे वृक्ष पर जल रहा था और तेजी से फैल रहा था। यह अधिक से अधिक तीव्रता से जलता था, छिटपुट आग से भीषण आग में बदल जाता था। पिछली बार ज़ोंग वयो ने अपनी अधिकांश सत्य ऊर्जा खर्च कर दी थी ताकि इतनी बड़ी मात्रा में जामुनी लपटों को पूरी तरह से बेअसर कर सके। इस बार वह स्वाभाविक रूप से इसे जाने नहीं देगा, अन्यथा शरीर में सत्य ऊर्जा खत्म हो जाएगी और वह बिना लड़े हार जाएगा। जामुनी लपटें छितरा गईं और 9 लंबी धूसर अजगर सब कुछ नष्ट करने की क्षमता के साथ तेजी से हमला किया। यदि कोई दुर्घटना नहीं होती है, तो कार्तिक को आसानी से निगल लिया जाएगा और कार्तिक मारा जाएगा। कार्तिक ने ठंडी सांस ली और उसके हाथ में अग्नि दस्ताने फ्लेम ग्लव्स दिखाई दिए। अचानक आसमान में जामुनी लपटें कहीं से भी प्रकट हुईं, 9 लंबी धूसर अजगरों को लपेट लिया और उन्हें जलाकर राख कर दिया। यदि आप केवल अपनी सत्य ऊर्जा पर भरोसा करते हैं, तो आप निश्चित रूप से एक ही बार में इतनी जामुनी लपटों को घनीभूत नहीं कर पाएंगे। लेकिन अग्नि दस्ताने में शक्ति है। आखिरकार ज़ोंग वयो है और केवल उसकी खेती ही पहले से ही आचार्य स्तर आधा कदम है। लेकिन कार्तिक की वास्तविक खेती केवल साधक स्तर का तीसरी परत है, जो केवल विभिन्न साधनों पर निर्भर करता है ताकि आचार्य स्तर आधा कदम की शक्ति प्राप्त कर सके। वह इस समय केवल आध्यात्मिक हथियार स्पिरिट वेपन्स का उपयोग कर सकता है। उसी समय वह गुपचुप तरीके से सतर्क भी था। कार्तिक परिवार छोड़ने के बाद से आकाशीय तारा मेघ गरुड़ स्काई स्टार थंडर क्रोकोडाइल के अलावा यह ज़ोंग वयो निश्चित रूप से सबसे शक्तिशाली दुश्मन है जिसे उसने कभी देखा है। बेशक ये कार्तिक की खराब प्रतिभा नहीं है। आखिरकार वास्तव में गिनती करें तो वह इस दुनिया में कुछ ही महीनों से है और वास्तविक खेती का समय केवल कुछ महीने है। जहां तक ज़ोंग वयो की बात है, उसे बचपन से ही छाया मीनार के विशाल संसाधनों के तहत खेती की गई थी और वह स्वाभाविक रूप से अद्भुत था। दूसरी ओर योद्धाओं के एक समूह ने चिल्लाया, युवा स्वामी वयो का हमला खत्म हो गया है। यह एक आध्यात्मिक हथियार है और कार्तिक के पास वास्तव में एक आध्यात्मिक हथियार है। ज़ोंग वयो की ओर 9 लंबी धूसर अजगरों को नष्ट होते देखकर वह हंसा, कार्तिक, क्या तुम आखिरकार आध्यात्मिक हथियार का उपयोग करने जा रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम अकेले ही हो जिसके पास आध्यात्मिक हथियार है? जैसे ही शब्द गिरे, अनगिनत जड़ें कहीं से भी बाहर निकलीं। हालांकि इस बार प्रत्येक जड़ के ऊपर एक नुकीली लंबी तलवार दिखाई दी। जब 1000 जड़ें नाचती हैं, तो यह 1000 लंबी तलवारें होती हैं। कार्तिक का चेहरा पूरी तरह से गंभीरता से भरा हुआ था और इन लंबी तलवारों पर प्रत्येक सांस ने उस पर बहुत दबाव डाला। यहां तक कि हर रेशेदार जड़ का नृत्य भी अभी धूसर अजगर के पूर्ण वार से कम नहीं है।
ज़ोंग पहले से ही इस हाथ से सभी आचार्य स्तर आधा कदम के योद्धाओं को कुचल सकता है। यहाँ तक कि जो 4 प्रमुख हत्यारे पहले अक्षम और अनिश्चित थे, वे भी इन 1000 तलवारों के सामने, अगर वे 10 सेकंड तक नहीं टिक पाते, तो उन्हें निश्चित रूप से मांस के ढेर में बदल दिया जाएगा। ज़ोंग ने गर्व से कहा, इस तलवार का नाम सहस्र छाया 1000 शैडोज है, और यह एक मध्यम श्रेणी का आध्यात्मिक हथियार है। तुम इस युवा स्वामी की चाल के नीचे मर सकते हो, और ये तुम्हारे लिए भी सम्मान की बात है, कार्तिक। घूम जाओ। ज़ोंग ने अपना बड़ा हाथ हिलाया, और जड़ों के नृत्य के नीचे हजारों लंबी तलवारों ने गला घोंटा। हर जादुई हथियार का अपना विशेष कार्य होता है। अग्नि दस्ताने की तरह ये लपटों की शक्ति को बहुत बढ़ाता है। सहस्र छाया तलवार हजारों में बदल सकती है। मध्यम श्रेणी का आध्यात्मिक हथियार फिर से ऊंचे नीले मार्शल आत्मा के नियंत्रण में था। इन 1000 लंबी तलवारों का गला घोंटना भयानक रूप से शक्तिशाली है। हालांकि कार्तिक अभी भी डरता नहीं है। यह अफवाह है कि तुम ज़ोंग अहंकारी और घमंडी हो, और अब ऐसा लगता है कि यह सच है। कार्तिक ने मुस्कुराया, उसके हाथ में आसमान में जामुनी लपटें झुक गईं। जामुनी लपटों ने 100 फीट जितनी बड़ी एक हल्की पर्दा लाइट कर्टन बनाई, जो उसके सामने प्रतिरोध कर रही थी। 1000 लंबी तलवारें जामुनी लपटों की हल्की पर्दा से अवरुद्ध थीं। रेशेदार जड़ें पल भर में जलकर राख हो गईं, यहाँ तक कि लंबी तलवार भी जामुनी लपटों के नीचे तेजी से पिघल गई और अंत में छितरा गई। ये कैसे संभव है? ज़ोंग का चेहरा बहुत बदल गया। सहस्र छाया तलवार एक मध्यम श्रेणी का आध्यात्मिक हथियार है, इसे जामुनी लपटों से कैसे पिघलाया जा सकता है? दूसरी ओर युद्ध देखने वाले सैकड़ों योद्धा भी चौंक गए। जामुनी लपटें, ये फिर से कार्तिक की जामुनी लपटें हैं। यह अभी की चाल थी जिसने युवा स्वामी वयो को चुनौती देने के लिए मजबूर किया। अब क्या जामुनी लपटों के सामने युवा स्वामी वयो का शक्तिशाली हमला भी असहाय है? ज़ोंग मैंने पहले कहा था कि तुम्हें आधे घंटे का इंतजार नहीं करना है, ये केवल मेरा समय बर्बाद करेगा। कार्तिक ने हल्के से कहा, और अपने बड़े हाथ के साथ आसमान में पूरी जामुनी लपटों ने ऊंचे वृक्ष को पूरी तरह से जला दिया। फिर मुड़ा, जाने के लिए तैयार। नीलम आध्यात्मिक ज्वाला एमेथिस्ट स्पिरिट फ्लेम सभी चीजों को जलाती है। यह एक पवित्र आग है जिसका प्रतिरोध करने की हिम्मत महायोगी स्तर के योद्धा भी नहीं करते हैं। हालांकि मध्यम श्रेणी का आध्यात्मिक हथियार मजबूत है, यह इसका सामना नहीं कर सकता है। कार्तिक की कमजोरी उसकी खेती में निहित है, और अपनी सत्य ऊर्जा के साथ वह ज्यादा से ज्यादा 1 दर्जन जामुनी लपटें छोड़ सकता है। अगर उस दिन वह जामुनी लपटों को अंतहीन रूप से छोड़ सकता था, तो वह निश्चित रूप से बैशान क्षेत्र में भयंकर रूप से दौड़ेगा। बेशक, अगर आप उस स्तर तक पहुंचना चाहते हैं, तो आपको कम से कम आचार्य स्तर से ऊपर की खेती का स्तर प्राप्त करना होगा। कहना है तो, मुझे नहीं पता कि उन्माद रुधिर आचार्य क्वांगजू शैंजून ने जामुनी ज्वाला सिंह राजा पर्पल फ्लेम लायन किंग जैसे इतने शक्तिशाली राक्षसों को कैसे मारा और खून ले लिया। आप जानते हैं, जामुनी ज्वाला सिंह राजा एक क्रूर चरित्र है जो महायोगी स्तर के स्तर पर बगल में चलता है। मुख्य मुद्दे पर लौटते हैं। अग्नि दस्तानों की मदद से कार्तिक आसमान में इस जामुनी लपटों को छोड़ने में सक्षम था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह अब जामुनी लपटों को अंतहीन रूप से छोड़ सकता है। आध्यात्मिक हथियार की शक्ति भी खत्म हो जाएगी, और यह सिर्फ एक निम्न श्रेणी का आध्यात्मिक हथियार है। लेकिन स्पष्ट रूप से अब ज़ोंग से निपटना आध्यात्मिक हथियार की शक्ति को खत्म किए बिना भी दूर करने के लिए पर्याप्त है। रुको, ज़ोंग ने ठंडी सांस ली। क्यों? कुछ और? कार्तिक ने पीछे मुड़े बिना हल्के से पूछा। ज़ोंग ने दांत पीसे और ठंडी आवाज में कहा, कार्तिक, क्या तुम्हें लगता है कि तुम जीत गए? और क्या तुम इतनी आसानी से जीत सकते हो? बैशान क्षेत्र में कोई भी मुझे इतना तुच्छ समझने की हिम्मत नहीं करता। यहाँ तक कि बैशान क्षेत्र के शीर्ष 10 में अन्य प्रतिभाशाली भी यह कहने की हिम्मत नहीं करते कि वे मुझे जीत लेंगे। तुम, एक मूल रूप से अज्ञात बच्चा जो अचानक एक राक्षस शिकारी के रूप में प्रसिद्ध हुआ, मेरे सामने जीतने के लिए कोई योग्यता रखता है? कार्तिक ने माथे पर बल डाला, और अचानक महसूस किया कि उसके पीछे एक भयानक बल तेजी से इकट्ठा हो रहा है। सहस्र छाया तलवार नरक। ज़ोंग चिल्लाया। हजारों लंबी तलवारें जो पहले ही पिघल चुकी थीं, हवा से बाहर निकलीं, और फिर एक वास्तविक सहस्र छाया तलवार में विलीन हो गईं। पृथ्वी स्तरीय मार्शल कला, छाया सहस्रधार। छाया सहस्रधार। कार्तिक का भाव अत्यंत गंभीर हो गया। स्पष्ट रूप से आप महसूस कर सकते हैं कि ज़ोंग का शरीर एक सांस को उभरा रहा है जो लोगों को तनावपूर्ण महसूस कराता है। 1 किलोमीटर की त्रिज्या का आभा तुरंत दूर भाग गया। उसे केंद्र के रूप में एक उमड़ता हुआ भंवर धीरे धीरे बन गया। ऊंचे आकाश में एक अंधेरी पर्दा हवा से बाहर निकली, जो सैकड़ों मीटर जितने बड़े काले बादल की तरह थी। ये भयानक दबाव है। कार्तिक ने पाया कि इस अंधेरी पर्दा के नीचे वह सीधे खड़े होने के लिए कुचला हुआ लग रहा था, और उसके पैर थोड़े कांप रहे थे। ये पृथ्वी स्तरीय मार्शल कला का डर और शक्ति है। इसे अभी तक जारी नहीं किया गया है, और दबाव बनता है जो एक ऊंचे पहाड़ जितना भारी होता है।
छाया मीनार बैशान क्षेत्र में कुछ बड़ी शक्तियों में से एक है जिसके पास स्तरीय मार्शल कौशल है। ये छाया सहस्त्रधार हालांकि केवल एक निम्न स्तरीय पृथ्वी स्तरीय है, आचार्य स्तर की चरम मार्शल कला से केवल एक स्तर ऊपर है, लेकिन ये बड़े क्षेत्र में अंतर है। दुनिया में 4 वर्ग हैं। प्रत्येक वर्ग के भीतर निम्न, मध्यवर्ती, उच्च और चरम के बीच का अंतर पहले से ही बहुत बड़ा है, और उनके बीच का अंतर 10 गुना से अधिक है। अन्य रैंकों के अलावा निचले रैंक आचार्य स्तर के शिखर की तुलना में बस एक स्वर्ग और एक पाताल है। इस ज़ोंगवयो के पास एक मध्यम श्रेणी का आध्यात्मिक हथियार और एक पृथ्वी स्तरीय मार्शल कला है, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि वह एक आचार्य स्तर के योद्धा को मार सकता है। कार्तिक, ज़ोंगवयो का चेहरा हत्यारा बन गया। वैशान क्षेत्र की युवा पीढ़ी, उन कुछ लोगों के अलावा तुम पहले हो जिसने इस युवा व्यक्ति को पूरी ताकत से लड़ने के लिए मजबूर किया, यहां तक कि पृथ्वी स्तरीय मार्शल कला का उपयोग भी किया। भले ही तुम मर गए हो, तुम्हें गर्व होना चाहिए। ज़ोंगवयो का मानना है कि उसकी चाल कार्तिक को पाउडर में बदलने के लिए पर्याप्त है। कार्तिक ने पहले का फीका भाव रखा और गहरी आवाज में कहा, ज़ोंगवयो, कौन मर गया है, ये निश्चित नहीं है। जैसे ही आवाज गिरी, कार्तिक ने एक बार फिर जामुनी लपटों की उस हल्की पर्दा को घनीभूत किया। जामुनी लपटों की हल्की पर्दा ने उसके सिर के ऊपर अवरुद्ध कर दिया और कार्तिक पर पहाड़ जैसा दबाव तुरंत छितरा गया। दूसरी ओर सैकड़ों योद्धा 2 विशाल हल्की पर्दा में सदमे में दिख रहे थे। चमकदार जामुनी लपटों की हल्की पर्दा, चौंकाने वाली अंधेरी पर्दा, प्रकाश और अंधेरे के टकराव की तरह है। अकेले सांस ही उन्हें घबराहट महसूस कराने के लिए पर्याप्त है। पृथ्वी स्तरीय मार्शल कला इतनी भयानक है, अगर कोई दुर्घटना नहीं होती है तो युवा स्वामी वयो इस लड़ाई को जीत जाएंगे। आखिरकार वह छाया मीनार के युवा स्वामी हैं, एक अज्ञात राक्षस शिकारी की क्षमता से कहीं आगे। हालांकि जामुनी लपटें भी अच्छी हैं, फिर भी पृथ्वी स्तरीय मार्शल कला की तुलना में एक अंतर है। लेकिन किसी भी मामले में इस लड़ाई के बाद अगर कार्तिक नहीं मरता है तो वह निश्चित रूप से प्रसिद्ध हो जाएगा। ये युवा स्वामी वयो को पूरी ताकत से निपटने के लिए मजबूर करने और युवा स्वामी वयो के नीचे इतने लंबे समय तक पकड़े रहने के लिए अद्भुत है। जबकि योद्धा सदमे में थे, उन्होंने लड़ाई का परिणाम देखा हुआ लग रहा था। कार्तिक और ज़ोंगवयो यहाँ हैं। अंधेरी पर्दा में अनगिनत अंधेरी धारें बाहर निकलीं, घनी, आसमान से गिरने वाली एक काली धार की तरह। सी मुझे नहीं पता कि काली धार पर क्या शक्ति मौजूद है। यह अभी अंधेरी पर्दा से बाहर निकली थी और हवा को छू लिया था, जिससे हवा से क्षरण की आवाज आ रही थी। स्पष्ट रूप से हर अंधेरी धार अत्यंत शक्तिशाली है, और यदि 1000 बाहर आते हैं तो आचार्य स्तर के योद्धाओं को भी पीछे हटना होगा। पृथ्वी स्तरीय मार्शल कला पहले से ही शक्तिशाली है, लेकिन यह मध्यम श्रेणी के आध्यात्मिक हथियार सहस्र छाया तलवार द्वारा भी जारी की जाती है। इसकी शक्ति की कल्पना की जा सकती है। बेशक जामुनी लपटें भी असाधारण हैं। कार्तिक पर 1000 काली धारें दागी गईं और उन्हें सबसे पहले जामुनी लपटों की हल्की पर्दा द्वारा अवरुद्ध किया गया। फू फू फू, घनी कम आवाज सुनाई दी। काली धार जामुनी लपटों की हल्की पर्दा में गिर गई, जैसे पानी में गिरने वाला एक छोटा पत्थर, केवल पानी का एक छोटा सा छींटा और कोई निशान नहीं। जामुनी लपटों का सब कुछ जलाने का प्रभाव इस क्षण में पूरी तरह से प्रकट होता है। आपकी काली धार कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, जब वे जामुनी लपटों की हल्की पर्दा को पार करते हैं तो सभी जलकर मर जाएंगे, और आप कार्तिक को चोट पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। हालांकि जामुनी लपटें भी आखिर में ऊर्जा में से एक है। इसने काली धार को जला दिया, लेकिन काली धार से भी बहुत अधिक शक्ति खर्च हुई। जब 1000 काली धारें पूरी तरह से दागी गईं, हालांकि वे जल चुकी थीं, जामुनी लपटें लगभग पूरी तरह से खर्च हो चुकी थीं। मूल जामुनी लपटों की हल्की पर्दा, जिसका आकार 100 मीटर था, अब केवल कुछ मीटर दूर थी, और यह केवल कार्तिक के सिर के ऊपर एक छोटे से क्षेत्र की रक्षा कर सकती थी। इस समय कई काली धारें सीधे नीचे गिर गईं क्योंकि उन्हें जामुनी लपटों से अवरुद्ध नहीं किया गया था। कार्तिक के बगल में कई मीटर दूर जमीन पर टकरा गईं। अचानक एक सी की आवाज आई। जमीन पर मिट्टी का एक बड़ा टुकड़ा तुरंत खराब हो गया, कुछ भी नहीं बन गया, और अंत में एक बड़ा गड्ढा बन गया। कार्तिक मदद नहीं कर सका और एक ठंडी सांस ली। पृथ्वी स्तरीय की मार्शल कला वास्तव में असाधारण है। इन काली धारों में इतनी मजबूत क्षरण क्षमता है। वह यहाँ तक सोच सकता था कि भले ही वह खुद को छूने वाली काली धार हो, तो भी यह खुद को क्षीण करने के लिए पर्याप्त होगी, बिना कोई अवशेष छोड़े। यह मत कहो कि वह साधक स्तर के 9वीं परत वाले राक्षस जानवर के शरीर के बराबर है। यहाँ तक कि एक आचार्य स्तर आधा कदम वाला योद्धा जो इसका विरोध करने के लिए अपने पूरे शरीर का उपयोग करता है, काली धार से तुरंत खराब होकर कुछ भी नहीं बन जाएगा। इस भयानक परिणाम के बारे में सोचते हुए कार्तिक ने तुरंत अग्नि दस्तानों की शक्ति को जुटाया, जामुनी लपटों की हल्की पर्दा को फिर से 100 मीटर के आकार में बदल दिया, सभी अंधेरी धारों को अवरुद्ध कर दिया। मध्यम श्रेणी के आध्यात्मिक हथियारों द्वारा उपयोग की जाने वाली पृथ्वी स्तरीय मार्शल कला निश्चित रूप से आचार्य स्तर से नीचे की कोई चीज नहीं है, या यहाँ तक कि साधारण आचार्य स्तर के योद्धा भी विरोध नहीं कर सकते।
दूसरी ओर जोंगवयो ने स्पष्ट रूप से कार्तिक की स्थिति पर ध्यान दिया और मुस्कुराया। कार्तिक, हालांकि मैं नहीं जानता कि तुम्हारी जामुनी लपटें क्या हैं, ये कुछ भी नहीं है। हालांकि तुमने एक बार छाया सहस्त्रधार को अवरुद्ध कर दिया, तुमने अपनी जामुनी लपटों को भी खत्म कर दिया है। मेरी खेती के आधार पर और मेरे शरीर में सत्य ऊर्जा के साथ, ये दो और पृथ्वी स्तरीय मार्शल कला को छोड़ने के लिए पर्याप्त है। तुम्हारे बारे में क्या? अगर मैंने गलत अंदाजा नहीं लगाया, तो तुम्हारी वास्तविक खेती का स्तर आचार्य स्तर आधा कदम बिल्कुल नहीं है। ज्यादा से ज्यादा, ये साधक स्तर का 5वां परत है। ये हल्की पर्दा प्रदर्शित करने के लिए केवल आध्यात्मिक हथियार की शक्ति पर निर्भर करता है। उसने गलत अंदाजा नहीं लगाया, कार्तिक के पास केवल साधक स्तर की तीसरी परत की खेती थी। भले ही मेरे शरीर में सत्य ऊर्जा खत्म हो जाए, मैं अभी भी सहस्र छाया तलवार की शक्ति का उपयोग करके मार्शल कला को जारी रख सकता हूँ। मुझे डर है, तुम्हारे आध्यात्मिक हथियार की शक्ति खत्म होने के बाद, मेरी सहस्र छाया तलवार अभी भी पूरी शक्ति से भरी हुई है। तुम इस लड़ाई में हार जाओगे। तुम्हें मारना आसान है। उसकी मुस्कुराहट सुनते हुए कार्तिक भी चिंतित था। वह सही था, उसके निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक हथियार की तुलना मध्यम श्रेणी के आध्यात्मिक हथियार की शक्ति से नहीं की जा सकती थी। अंत में, यह बहुत संभव है कि वह आध्यात्मिक हथियार की शक्ति को खत्म करने वाला पहला व्यक्ति हो। एक बार जब आध्यात्मिक हथियार खत्म हो जाता है और जामुनी लपटों को छोड़ने में असमर्थ होता है, तो एक अंधेरी धार खुद को मार सकती है। हालांकि, वह अभी भी डरता नहीं था। उसके पास अभी भी अपनी निश्चितता है। जोंगवयो, तुमने आज पर्याप्त बड़ी बात कही। कार्तिक ने मुस्कुराया। तुमने एक से अधिक बार कहा है कि तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन अंत में तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। इस बार भी ऐसा ही है। तुम हार जाओगे। जैसे ही आवाज गिरी, जामुनी लपटों की हल्की पर्दा तुरंत आसमान से गायब हो गई और फिर उसके चारों ओर घनीभूत हो गई, जो जामुनी लपटों का समुद्र बन गई। दूर से कार्तिक आग के समुद्र में एक भगवान की तरह था, अत्यंत शक्तिशाली। उसने ऐसा किया, लेकिन वह जामुनी लपटों की शक्ति को बेकार में खर्च नहीं करना चाहता था। कुछ कभी खुद को नहीं मारेंगे, लेकिन पास की काली धार पर मारेंगे और विरोध नहीं करना पड़ेगा। आध्यात्मिक हथियार और जामुनी लपटों की शक्ति का अधिकतम उपयोग करने के लिए। जोंगवयो ने ठंडी सांस ली, अनादरपूर्वक, ये सिर्फ एक मरने वाला संघर्ष है। उसके बाद एक और तलवार बाहर निकाली और चिल्लाया, छाया सहस्त्रधार। फू फू। स्थिति पहले जैसी ही थी। 1000 काली धारों के टकराने के बाद, जामुनी लपटों का अधिकांश हिस्सा खर्च हो गया था। 2 बार के बाद, जोंगवयो की सत्य ऊर्जा खत्म हो गई। कार्तिक अभी भी इसका समर्थन कर रहा था। कार्तिक, मैं सहस्र छाया तलवार में शक्ति का उपयोग करना चाहता हूं, मैं देखता हूं कि तुम इसका विरोध कैसे कर सकते हो। जैसा कि जोंगवयो ने कहा, सहस्र छाया तलवार को ऊंचा उठाया गया था, और तलवार में शक्ति हवा से आसमान में अंधेरी पर्दा को जोड़ती थी। अचानक, अंधेरी पर्दा पर अजीब काली रोशनी और भी बदतर हो गई। भेजी गई अंधेरी धारें भी अधिक शक्तिशाली थीं, जिनमें से प्रत्येक पहले की तुलना में कई गुना अधिक मजबूत थी। बस इस बार अंधेरी धार नियंत्रित नहीं लग रही थी, और उनमें से कुछ कार्तिक को मारने की प्रक्षेपवक्र से टूट गईं, और इसके बजाय सभी दिशाओं में टकरा गईं। स्विश, विश, विश। 1 किलोमीटर की सीमा के भीतर, काली धार तक पहुंचने वाली हर चीज खराब हो गई और कोई अवशेष नहीं बचा। दूर, युद्ध देख रहे योद्धा तुरंत चौंक गए। यह अच्छा नहीं है। मूल रूप से, युवा स्वामी वयो ने पृथ्वी स्तरीय मार्शल कला को जारी करने के लिए अपनी सत्य ऊर्जा का उपयोग किया, सहस्र छाया तलवारों द्वारा पूरक, और इसकी शक्ति आचार्य स्तर के स्तर तक पहुंच गई है। अब, स्वामी वयो सीधे सहस्र छाया तलवार में शक्ति को जुटाते हैं ताकि पृथ्वी स्तरीय मार्शल कला को जारी कर सकें, और शक्ति कई गुना अधिक मजबूत है। हमले का ये स्तर अब उसके द्वारा पूरी तरह से नियंत्रित नहीं है। हजारों अंधेरी धारों में से कम 100 अनियंत्रित रूप से चारों ओर गोली मारेंगे। अगर वे हमें मारेंगे तो हम निश्चित रूप से मर जाएंगे। सैकड़ों योद्धाओं में कुछ आचार्य स्तर आधा कदम वाले योद्धा भी थे, जिन्होंने एक नज़र में स्थिति देखी और चौंक गए। निश्चित रूप से उनकी आवाजें अभी गिरी, दर्जनों काली धारें अनियंत्रित रूप से उन पर टकरा गईं। ओह, पीछे हटो। सैकड़ों योद्धा अचानक एक गड़बड़ी बन गए। ये काली धारें सेकंडों में उनमें से सैकड़ों को मारने के लिए पर्याप्त थीं। इस समय, एक धारा स्ट्रीम तेजी से अंगूर नगर कैटकिन सिटी से बाहर निकली। रुको! धारा में एक आकृति ने जोर से चिल्लाया। एक ठोस आभा बाधा और बैरियर हवा से बाहर निकली, जो सैकड़ों योद्धाओं के सामने अवरुद्ध हो गई। धमाका, धमाका, धमाका। दर्जनों काली धारें बाधा पर टकरा गईं, जिससे बाधा कांप गई। सौभाग्य से, बाधा नहीं टूटी। इस समय, सैकड़ों योद्धाओं ने राहत की सांस ली। जब उन्होंने आगंतुक को देखा, तो उन्होंने तुरंत सम्मानपूर्वक झुककर कहा, धन्यवाद, नगर प्रमुख लियान, आपके जीवन को बचाने की कृपा के लिए। नगर राज्य लुस्ट्रिया की एक प्रमुख बस्ती, पुरंग, के मुखिया हैं श्रीमान विद्यासागर। प्रौढ़ होते हुए भी उनकी शक्ति का स्तर ऋषि का है।
उत्तरी पर्वतमाला क्षेत्र के 150 नगर राज्यों में से हर एक का अपना नगर प्रमुख होता है। किंतु कई नगरों में छोटे बड़े बलशाली परिवार, वंश और गुट होते हैं, जो नगर प्रमुख की वास्तविक शक्ति को कम कर देते हैं। इसलिए कई नगर प्रमुखों का महत्व केवल कर टैक्स वसूलना, उसे उत्तरी पर्वतमाला क्षेत्र को भेजना और नगर की शांति बनाए रखना होता है। वे बड़े गुटों और परिवारों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। यह अधिकार केवल उन्हीं नगर प्रमुखों को प्राप्त होता है जिनके पास असाधारण साधन और एक मजबूत शक्ति स्तर हो, ताकि वे वास्तव में नगर पर नियंत्रण रख सकें। श्रीमान विद्यासागर निस्संदेह उन्हीं में से एक थे। विद्यासागर जी, आप यहाँ क्यों? पास खड़े एक योद्धा ने पूछा। कैसी बातें करते हो? विद्यासागर जी ने दूर लगे 2 विशाल प्रकाश पर्दों को देखा और गंभीर स्वर में कहा, इतना बड़ा शोर हो रहा है, क्या तुम मुझे अंधा बहरा समझते हो? क्या वे दोनों लड़ रहे योद्धा युवराज और असुरहंता कार्तिक हैं? विद्यासागर जी ने पूछा। जी बिल्कुल, पास खड़े योद्धा ने जवाब दिया। दोनों ने आध्यात्मिक अस्त्रों का प्रयोग किया है और उनके प्रहार साधक स्तर के स्तर तक पहुंच चुके हैं। मुझे डर है कि इसका असर हमारे पुरंगा पर न पड़ जाए। कोई बात नहीं, विद्यासागर जी ने हाथ हिलाते हुए कहा, लड़ाई लगभग समाप्त हो चुकी है। ओह, सभी हैरान हुए। विद्यासागर जी बोले, उन दोनों के अंदर की मूल ऊर्जा ट्रू चीक समाप्त हो चुकी है और अब वे अपनी लड़ाई जारी रखने के लिए आध्यात्मिक अस्त्रों की शक्ति को प्रेरित कर रहे हैं। हाँ, विद्यासागर जी ने हल्के से कहा, हालांकि उन आध्यात्मिक अस्त्रों में अपार शक्ति है, पर उनका स्तर इतना नहीं है कि वे उसका पूरा उपयोग कर सकें, मुश्किल से 2 से 3% ही कर पा रहे होंगे। क्या ऐसा है? योद्धाओं के चेहरे पर शंका और बढ़ गई। विद्यासागर जी ने सिर हिलाया और कहा, बल अपनी जगह है और शक्ति स्तर अपनी जगह। आध्यात्मिक अस्त्र में निहित पूरी शक्ति को नियंत्रित करने के लिए कम से कम आचार्य स्तर का होना जरूरी है। छोड़ो, तुम्हारे पास कोई आध्यात्मिक अस्त्र नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें समझाऊंगा भी तो समझ नहीं आएगा। दूसरी ओर कार्तिक और युवराज अभी भी लड़ रहे थे। इस समय कार्तिक का चेहरा बेहद बिगड़ चुका था, मानो कोई असहनीय पीड़ा उसे सता रही हो। उसे महसूस हुआ कि शायद उसने कुछ गलत समझ लिया है। आध्यात्मिक अस्त्र में निहित शक्ति का 20 से 30% उपयोग करने के बाद वह शक्ति उसके नियंत्रण से बाहर होने लगी थी। उसे अपने शरीर से ऊर्जा खींचकर विर्रे लाखत बैंगनी लपटों को जारी रखना पड़ रहा था, जिससे उसके शरीर पर भारी दबाव पड़ रहा था। हर बार जब वह ज्वाला दस्तानों से शक्ति का एक अंश खींचता तो उसके शरीर को थोड़ी पीड़ा झेलनी पड़ती। लेकिन कोई और चारा नहीं था, विर्रे लाखत बुझ नहीं सकती थी, वरना वह खतरे में पड़ जाता। कुछ देर बाद युवराज के भाव अचानक बदल गए। कार्तिक की तरह ही, मानो वह भी किसी पीड़ा से गुजर रहा हो, फिर भी उसने छाया सहस्रखंड को छोड़ने पर जोर दिया। दूर विद्यासागर जी और योद्धाओं के समूह ने भी यही स्थिति देखी। विद्यासागर जी, ये दोनों इतने दर्द में क्यों देख रहे हैं? योद्धाओं ने संदेह से पूछा। विद्यासागर जी ने उनकी तरफ एक नजर डाली और कहा, सीधी बात है, आध्यात्मिक अस्त्र की शक्ति को अब और प्रेरित नहीं किया जा सकता, लेकिन वे फिर भी जबरदस्ती ऐसा कर रहे हैं। इससे उनके शरीर को क्षति होगी ही, इसलिए उन्हें दर्द हो रहा है। कितना दर्द होता होगा? एक योद्धा ने पूछा। विद्यासागर जी ने कहा, वह एहसास ऐसा होता है जैसे कोई शक्ति लगातार तुम्हारे शरीर के अंदर टकरा रही हो और उसे नष्ट कर रही हो। तुम्हारी देह को तोड़ रही हो, तुम्हारी नाड़ियों को फाड़ रही हो और तुम्हारे आंतरिक अंगों पर दबाव डाल रही हो। अब बताओ, ये कितना दर्दनाक होगा? योद्धाओं के चेहरे का रंग उड़ गया। उनके पास आध्यात्मिक अस्त्र नहीं थे, इसलिए वे इस एहसास को नहीं जानते थे, लेकिन सिर्फ सोचने भर से ही उन्हें यह भयानक लगा। 10 मिनट से अधिक समय बीत गया। काली तलवार, डार्क ब्लेड और विर्रे लाखत अभी भी भयंकर रूप से टकरा रहे थे। हालांकि ये स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था कि कार्तिक और युवराज दोनों ही बहुत खराब स्थिति में थे। उनके चेहरे पीले पड़ चुके थे, मुंह से खून निकल रहा था और उनकी त्वचा पर रक्त की बूंदें लगातार छलक रही थीं। दोनों ही अत्यंत थके हुए थे। युद्ध समाप्त होने वाला है, विद्यासागर जी ने गंभीर स्वर में कहा। जो भी पहले आध्यात्मिक अस्त्र के प्रतिघात को सहन नहीं कर पाएगा और शक्ति को प्रेरित नहीं कर पाएगा, वह हार जाएगा। काफी देर बाद युवराज का काला पर्दा पहले गायब हुआ। उसका पूरा शरीर शिथिल होकर गिर पड़ा और यहां तक कि उसके हाथ में पकड़ी सहस्रखंड तलवार भी छूट गई। फुस! युवराज ने एक घूंट खून थूका, उसका चेहरा भयानक रूप से पीला पड़ गया था। हम्फ! इस समय भी कार्तिक बैंगनी लपटों के सागर से घिरा हुआ था और तेजी से युवराज की ओर बढ़ा। दूर से 100 गज का विर्रे लाखत का ज्वाला सागर ऐसा लग रहा था मानो वह युवराज को पूरी तरह निगल जाएगा। युवराज की आंखें सिकुड़ गईं, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका। कार्तिक ने बड़ा सा हाथ लहराया और विर्रे लाखत ने एक छलांग लगाई, युवराज के बगल से स्वतंत्रतापूर्वक उड़ती हुई गुजर गई। कार्तिक एक विचार से ही युवराज को जलाकर राख कर सकता था। युवराज, तुम हार गए, कार्तिक ने ठंडे लहजे में कहा। मैं हार गया? युवराज का शरीर हिल उठा और उसका चेहरा और पीला पड़ गया। इस समय कार्तिक ने विर्रे लाखत को समाप्त किया, मुड़ा और जाने की तैयारी की। तुम मुझे मारोगे नहीं? युवराज ने आश्चर्य से कार्तिक को देखा।
हाँ, कार्तिक के पीले चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। जब मैं उन 4 अक्षम लोगों से लड़ रहा था, तुम अंधेरे में छिपे थे और तुमने कोई कदम नहीं उठाया। अगर तुम तब मिलकर लड़ते, तो आज शायद तुम्हारी हार नहीं होती। युवराज ने ठंडा कहा, मैंने कहा था, वे 4 बेकार लोग मेरे लिए बचाने लायक नहीं थे। पीछे मुड़े बिना कार्तिक ने उदासीनता से कहा, चाहे वे लायक हो या न हो, अगर तुमने उस समय कदम नहीं उठाया, तो मैं इस समय तुम्हारी जान बख्श दूंगा। चाहे लायक हो या न हो। युवराज स्तब्ध रह गया, उसे अपने पुराने शब्द याद आ गए। उसने भी उस समय कहा था, चाहे तुम ठीक हो जाओ या न हो, मेरा पुत्र आधे घंटे में तुम्हारी जान ले लेगा। वही दबंग शब्द एक प्रतिभाशाली से ही निकले थे। हालांकि उसकी पिछली दबंगई को असुरहंता कार्तिक ने आसानी से तोड़ दिया था और उसे कार्रवाई करनी पड़ी थी। लेकिन इस बार असुरहंता कार्तिक के दबंग शब्दों ने कहा कि अगर वह उसे नहीं मारेगा, तो वह नहीं मारेगा। युवराज कुछ नहीं कर सकता था। इस समय सामने से कार्तिक के ठंडे शब्द फिर से आए। बेशक, मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर तुम मुझे परेशान करने आते हो, और मुझे छायागृह की शक्ति का उपयोग करने से भी कोई परहेज नहीं है। बस अगली बार मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, मैं तुम्हारे छायागृह के लोगों में से एक को मार दूंगा। आवाज धीमी होते ही कार्तिक आग में बदल गया और पलक झपकते ही वह दूर चला गया। युवराज वहीं बेबस बैठा रहा, अनजाने में बड़बड़ाते हुए, मैं हार गया, मेरा युवराज हार गया। उसकी आंखें खाली हो गईं। वह उत्तरी पर्वतमाला क्षेत्र के सबसे उत्कृष्ट प्रतिभाशाली में से एक था और छायागृह के लिए सबसे प्रत्याशित उत्तराधिकारी था। वह इस तरह हार गया और उसे जीवित रहने के लिए उसकी जान बख्श दी गई। ये निस्संदेह एक शर्म थी और यह उसके लिए मृत्यु से भी अधिक असहज थी। वह असुरहंता कार्तिक के शब्दों में निहित हत्या के इरादे को भी सुन सकता था। असुरहंता कार्तिक को उसकी पहचान की परवाह नहीं थी और वह सचमुच उसे मार देता। हा हा। काफी देर बाद वह अचानक हंस पड़ा, उसकी आंखों में चमक वापस आ गई और उसने सीधे दूर की ओर देखा, जहां असुरहंता कार्तिक जा रहा था। असुरहंता कार्तिक, तुम सच में एक दिलचस्प इंसान हो। अगर तुम्हारे हाथों हार गया, तो हार गया। यह मत सोचना कि मैं तुम्हारी चेतावनी से डर जाऊंगा। अगली बार यह नहीं पता कि कौन किसको मारेगा। उसके बाद वह उठा, अपने शरीर से धूल झाड़ी, कुछ उपचार करने वाली गोलियां निगल लीं, फिर से एक शिष्य स्तर के युवक का रूप धारण किया और चला गया। दूर विद्यासागर जी और योद्धाओं का एक समूह युवराज को जाते हुए और उस दिशा को देख रहा था जहां असुरहंता कार्तिक गया था। युवराज अप्रत्याशित रूप से हार गया। उत्तरी पर्वतमाला क्षेत्र की शीर्ष 10 सूची में सबसे कम उम्र का अति प्रतिभाशाली भी अपने समकालीनों से हार जाएगा। यह असुरहंता कार्तिक है, हमारे उत्तरी पर्वतमाला क्षेत्र में वास्तव में एक और अति प्रतिभाशाली है, जो वास्तव में संतोषजनक है। विद्यासागर जी ने संतुष्टि के साथ मुस्कुराया। योद्धाओं के समूह ने भी उत्साह दिखाया। उनके लिए आज की लड़ाई को केवल शानदार बताया जा सकता है। इसने उन्हें कुछ समझ भी दी। आखिरकार उस स्तर की लड़ाई जिसे अभी उन्होंने देखा, आचार्य स्तर की लड़ाई मानी गई। प्रतिभाशाली असुरहंता कार्तिक वास्तव में योग्य है। हालांकि उसने मुखौटा पहना है, उसकी उम्र के हिसाब से वह सिर्फ एक किशोर होना चाहिए। ऐसी प्रतिभा पूरे उत्तरी पर्वतमाला क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ है। तारीफ, तारीफ। आज के बाद विरलाखत कार्तिक का नाम उत्तरी पर्वतमाला क्षेत्र में फैल जाएगा, जिसे कोई नहीं जानेगा, ऐसा कोई नहीं होगा। दूर कार्तिक दर्जनों मील दौड़ने के बाद डगमगाया और अस्थिर होकर रुक गया। फुस, मुंह से खून का एक घूंट निकला, चेहरा सुनहरे कागज जैसा था। वास्तव में वह सिर्फ विरलाखत की आखिरी शक्ति पर था और ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता था। सौभाग्य से उसने असुर युद्ध देह का अभ्यास किया था, जिसमें एक शक्तिशाली शरीर था, जो अन्य योद्धाओं से कहीं बेहतर था। अभी उसने आध्यात्मिक अस्त्र के प्रतिघात को सहन किया और शरीर को क्षति पहुंचाई। वरना पिछली लड़ाई में उसे जरूर हारना पड़ता। एक सामान्य योद्धा का शरीर हालांकि कमजोर नहीं होता, लेकिन मजबूत भी नहीं होता। दैनिक अभ्यास में 99% स्वर्ग और पृथ्वी की आभा का उपयोग मूल ऊर्जा में बदलने के लिए किया जाता है, और आभा का केवल एक छोटा सा हिस्सा शरीर को स्वतः ही मजबूत करने के लिए उपयोग किया जाता है। इस कारण से जब एक योद्धा लड़ता है, तो उसे अक्सर शरीर की सुरक्षा के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वरना वह आसानी से घायल हो जाएगा। कार्तिक का शरीर युवराज से कहीं ज्यादा मजबूत है, इसलिए वह युवराज से ज्यादा देर तक आध्यात्मिक अस्त्र के प्रतिघात को झेल सका और लड़ाई जीत गया। शक्ति स्तर अभी भी बहुत कम है। अगर मेरे पास ऋषि स्तर के आधे चरण की शक्ति होती, तो आज की लड़ाई इतनी निष्क्रिय और भयावह नहीं होती। कार्तिक ने मन ही मन सोचा, लेकिन वह बेबस था। हालांकि वह दवाएं बना सकता था, लेकिन प्राकृतिक जन्म शियांशन गोली में अशुद्धियां थीं और इसे लगातार नहीं लिया जा सकता था। हालांकि नव परिवर्तन देह शोधन 9 टर्न्स बॉडी रिफाइनिंग गोली में कोई अशुद्धि नहीं थी, लेकिन वह एक प्रथम श्रेणी की गोली थी और उसके वर्तमान स्व पर इसका बहुत कम प्रभाव पड़ा था। असुर युद्ध देह भी है, जिसे राक्षस आत्मा के बहुत अधिक खून की आवश्यकता होती है, और वह उसे एक पल में नहीं पा सकता था।
फिर बर्फानी तलवार युद्ध आत्मा है। हालांकि वह अत्यंत तेज गति से अभ्यास कर सकता है, लेकिन कितना भी तेज क्यों न हो, इसमें समय तो लगता ही है। कुल मिलाकर उसे सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत है वह है समय। जब तक वह खुद को पर्याप्त समय देता है, उसका शक्ति स्तर निश्चित रूप से एक छलांग लगाएगा। लेकिन वह शायद भूल गया है कि वह इस दुनिया में सिर्फ कुछ महीनों से है, लेकिन उसने पहले ही प्राकृतिक जन्म के तीसरे स्तर तक की शक्ति प्राप्त कर ली है, जो पहले से ही बहुत असामान्य है। होह, कार्तिक वहीं बैठ गया, पहले अपनी चोट को स्थिर करने की योजना बनाई। 2 दिन बाद, जब उसकी चोट स्थिर हो गई, तो उसने एक बड़ा चक्कर लगाया, पुरंगा से गुजरा और श्वेत गरुड़ अकादमी लौट आया। बेशक, उसने पहले ही उम्मीद कर ली थी कि उसके और युवराज के बीच की लड़ाई से लहरें जरूर उठेंगी। इसलिए, नगर में प्रवेश करने से पहले, उसने कुछ भेष बदला। तथाकथित भेष केवल एक छोटी टोपी पहनना था। रास्ते भर, मैं योद्धाओं और असुरहंताओं को 2 दिन पहले की लड़ाई के बारे में बात करते हुए सुन सकता था। अरे, तुमने सुना, 2 दिन पहले, प्रतिभाशाली असुरहंता कार्तिक ने युवराज को हरा दिया। उस समय लड़ाई देख रहे योद्धाओं के अनुसार, लड़ाई रोमांचक और शानदार थी। बेशक मैंने सुना, अब उत्तरी पर्वतमाला क्षेत्र में, वीरलाखत कार्तिक के नाम को कोई नहीं जानता, ऐसा कोई नहीं। अफसोस की बात है, मैंने इतनी शानदार लड़ाई देखने से चूक गया। वैसे, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि वीरलाखत कार्तिक उत्तरी पर्वतमाला क्षेत्र की शीर्ष 10 सूची में जगह बनाने के लिए काफी है, और उसकी रैंकिंग युवराज से भी ऊंची है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। कई लोग इसके बारे में बात कर रहे थे। इसके विपरीत, कार्तिक को गुप्त रूप से बेबसी महसूस हुई। उसे वीरलाखत का उपनाम कब मिला? ज्यादा ध्यान दिए बिना, कार्तिक सीधे असुरहंता धाम गया, और किसी का ध्यान न जाए, इसके लिए तेजी से 2 कार्य मिशन उठाए। ये दोनों कार्य सटीक रूप से अक्षम और अस्थिर को मारने के थे। काले और सफेद के अक्षम और अस्थिर लंबे समय से असुरहंता धाम के इनाम कार्य में थे। बस इतना था कि कोई उनकी मदद नहीं कर पाया था, और ज्यादातर लोग छायागृह को नाराज नहीं करना चाहते थे, इसलिए ये दोनों कार्य बिना किसी के ध्यान के थे। वैसे भी, 2 दिन पहले, मैंने खुद उन्हें मार डाला था। कार्य बिंदु को बेकार नहीं जाने देना। बेशक, मुझे वापस आकर इसका दावा करना होगा। कार्यस्थल पर आने पर, कार्तिक ने टोकन सौंप दिया। कार्यालय के कर्मचारियों ने उसे देखा, उसका भाव अचानक बदल गया, और वह चौड़ी आंखों से कार्तिक को घूरने लगा। बेशक, कार्तिक ने अब एक छोटी टोपी पहनी हुई थी, और छोटी टोपी के नीचे एक मुखौटा था। कुछ मत कहो, मैं सिर्फ कार्य सौंपने आया हूं, कार्तिक ने तेजी से कहा। कार्यालय के कर्मचारी ने विनम्रतापूर्वक सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं इसे आपके लिए दर्ज कर दूंगा। कुछ देर बाद, इस व्यक्ति ने टोकन वापस कार्तिक को सौंपा और विनम्रता से कहा, ये योद्धा, 2-4 स्तरीय कार्य, कुल मिलाकर 60 कार्य बिंदु, यह आपका टोकन और इनाम है। कार्तिक ने सिर हिलाया, टोकन वापस ले लिया, और बस जाने वाला ही था। इस कार्यालय के कर्मचारी ने तुरंत कहा, ये योद्धा जरा रुकिए। कुछ है? कार्तिक ने भौहें चढ़ाकर पूछा। बात यह है, रिकॉर्ड बताते हैं कि आपके पास अब कुल 1500 कार्य बिंदु हैं। आप हमारे असुरहंता धाम के महाधिकारी डीकन बन सकते हैं। बस ये पूछ रहा हूं कि क्या आप इसमें शामिल होना चाहेंगे? असुरहंता धाम के महाधिकारी? कार्तिक हैरान था, फिर सिर हिलाया, जरूरत नहीं। वह नहीं जानता था कि असुरहंता धाम के क्या नियम थे, या महाधिकारी बनने के लिए क्या आवश्यकताएं थीं। कार्तिक फिलहाल यहां समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। ठीक है, ये योद्धा धीरे चलें, कार्यालय के कर्मचारी ने विनम्रता से कहा, और फिर अपने काम में लग गया। कार्तिक बस जाने वाला ही था, अचानक एक अकथनीय शक्ति ने उसे जकड़ लिया, जिससे वह हिल भी नहीं पाया। ये शक्ति शक्तिशाली और अलौकिक थी। असुरहंता धाम में असुरहंता आते जाते रहे, लेकिन किसी ने उसकी असामान्यता पर ध्यान नहीं दिया। सिर्फ खुद। उसका चेहरा तेजी से बदल गया, और उसके दिल में एक बुरा विचार आया। कौन मुझे सीमित कर रहा है? कार्तिक वहीं खड़ा रहा, गुप्त रूप से हैरान। उसे चुपचाप कैद कर सकता है, असुरहंता धाम में इतने सारे कर्मचारियों और असुरहंताओं को परेशान किए बिना। इस व्यक्ति की शक्ति बहुत मजबूत होनी चाहिए। जैसे ही कार्तिक तेजी से अपने मन में सोच रहा था, असुरहंता धाम का एक कर्मचारी अचानक उसके सामने आ गया। यहाँ आया हुआ व्यक्ति एक महिला है, जिसकी उम्र लगभग 20 के शुरुआती दशक में है। उसका चेहरा आश्चर्यजनक नहीं है, लेकिन वह भी एक सुंदर महिला है। कार्तिक ने भौहें चढ़ाईं। उसके अवलोकन के अनुसार, उसके सामने वाला व्यक्ति पहले असुरहंता धाम के किसी भी कार्यालय में दिखाई नहीं दिया था, मानो वह अचानक ही प्रकट हुई हो। श्रीमान वीरलाखत कार्तिक, महिला ने कार्तिक के कान में फुसफुसाया, हमारे मुख्य महाधिकारी का अनुरोध है, कृपया मेरे साथ आएं। जैसे ही महिला की आवाज धीमी हुई, उसके शरीर पर कैद करने वाली शक्ति तुरंत गायब हो गई, और वह हिल सकता था। मुख्य महाधिकारी? कार्तिक ने भौहें चढ़ाईं, और उसके सामने वाली महिला केवल शिष्य स्तर पर थी। क्या ये वह महाधिकारी था जिसने अभी अभी खुद को कैद किया था? तथाकथित मुख्य महाधिकारी एक असुरहंता धाम का प्रभारी व्यक्ति होता है। उत्तरी पर्वतमाला क्षेत्र में 9 मुख्य महाधिकारी और एक उप प्रमुख हैं।
9 मुख्य महाधिकारी 9 असुरहंता धामों के प्रभारी व्यक्ति हैं, प्रत्येक एक असुरहंता धाम का प्रभारी है। और 9 मुख्य महाधिकारियों के ऊपर उप प्रमुख है। उत्तरी पर्वतमाला क्षेत्र में यह उप प्रमुख लगभग एक किंवदंती है। वह साल भर उत्तरी पर्वतमाला क्षेत्र की राजधानी में बैठता है और पूरे क्षेत्र के असुरहंता धाम को आदेश देता है। उसकी शक्ति महान है, सभी प्रमुख गुटों से ऊपर, जिसमें उत्तरी पर्वतमाला क्षेत्र का मुरोंग परिवार और यहां तक कि छायागृह भी शामिल है। अफवाह है कि उसकी शक्ति आकाश विदारक तलवार संघ के प्रमुख के अलावा सबसे मजबूत है। जहां तक 9 मुख्य महाधिकारियों का सवाल है, वे भी अपने संबंधित असुरहंता धाम के भीतर एक दर्जन नगरों के भीतर प्रमुख व्यक्ति हैं। उनमें से कोई भी एक योद्धा होता है जो ऋषि स्तर को पार कर चुका होता है। महिला के नेतृत्व में कार्तिक असुरहंता धाम के कार्यालय से गुजरा। पता चला कि असुरहंता धाम में एक आंतरिक कक्ष है, जो असुरहंता धाम के कर्मचारियों के आमतौर पर रहने या अंदर काम करने की जगह होनी चाहिए। महिला एक बहुत ही केंद्रीय कमरे में रुकी, दरवाजा खटखटाया और धीरे से अंदर चली गई। कार्तिक भी अंदर चला गया। कमरा बहुत बड़ा है, जिसके बाईं और दाईं ओर किताबों की अलमारियां हैं। किताबों की अलमारी फाइलों, कागजों और कुछ सामग्री से भरी हुई है। बीच में एक मेज है और एक बूढ़ा आदमी मेज के सामने एक किताब देख रहा है। महिला ने बूढ़े आदमी को प्रणाम किया और फिर अपना काम निपटाने के लिए अपनी बगल की मेज पर बैठ गई। असुरहंता धाम में कर्मचारी हमेशा बहुत व्यस्त लगते हैं। कार्तिक ने बूढ़े आदमी को देखा और पाया कि वह बूढ़े आदमी की सांस को देख नहीं पा रहा था। अपनी आंखों में बूढ़ा आदमी एक अथाह पूल जैसा है, जिसे समझा नहीं जा सकता। अगर अनुमान सही है, तो ये श्वेत गरुड़ अकादमी में असुरहंता धाम का मुख्य महाधिकारी है। श्वेत गरुड़ अकादमी के पास के दर्जनों नगरों में सबसे मजबूत प्रभाव वाला व्यक्ति और उच्चतम शक्ति स्तर वाला व्यक्ति। बैठो। बूढ़े आदमी ने हल्की सी किताब बंद की और कार्तिक को देखा। जरूरत नहीं, बच्चा बस खड़ा रहेगा। कार्तिक ने हल्के से सिर हिलाया और कहा, मुख्य महाधिकारी मुझे क्यों बुला रहे हैं? बूढ़े आदमी ने किताब को एक तरफ रख दिया, फिर कार्तिक को घूर कर देखा। उसकी आंखों में संतुष्टि का एक निशान था। हाँ, मेरे सामने न विनम्र हो सकते हो और न ही अहंकारी। विरलाखत कार्तिक, एक योग्य प्रतिष्ठा। कार्तिक ने भौहें चढ़ाईं, सोच रहा था कि मुख्य महाधिकारी का क्या मतलब है। अगर मुख्य महाधिकारी को कुछ आदेश नहीं देना है और कार्तिक को कुछ काम है, तो वह पहले चला जाएगा। इस अथाह योद्धा के सामने कार्तिक अब और नहीं रुकना चाहता था। हा, बूढ़ा आदमी अचानक मुस्कुराया और कहा, कार्तिक, सावधान मत रहो। मैं तुम्हें यहां बुला रहा हूं और मेरा कोई दुर्भावना नहीं है। मैं सिर्फ तुमसे पूछना चाहता हूं कि क्या तुम हमारे असुरहंता धाम के महाधिकारी बनने में रुचि रखते हो? महाधिकारी? कार्तिक ने भौहें चढ़ाईं। बूढ़े आदमी का सामना करते हुए वह स्वाभाविक रूप से साधारण असुरहंताओं का सामना करने की तरह लापरवाही से जरूरत नहीं कहेगा। बस इतना है कि वह समय बर्बाद नहीं करना चाहता। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, कार्तिक, मैं तुम्हें लेकर बहुत आशावादी हूं। जब तक तुम तैयार हो, मैं तुरंत सभी प्रक्रियाओं में तुम्हारी मदद कर सकता हूं। इस मंदिर में महाधिकारी बनने पर गौरव, अधिकार और स्थिति तुम्हारी उंगलियों पर होगी। बेशक, तुम्हें एक छोटी सी कीमत चुकानी होगी। कीमत? कार्तिक हैरान लग रहा था।